आपके हिसाब से योग क्या है सर? योग के हिसाब से, हमारे शास्त्र के हिसाब से तो योगश चित्तवृत्ति निरोधः। तो योग सिर्फ स्वस्थ रहने का ही माध्यम है? नहीं, योग तो समाधि का भी रास्ता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक जाया जा सकता है। लेकिन एक सामान्य जन की अगर मैं बात करूं तो वो स्वस्थ हो जाए ना तो भी उसके लिए काफी है। आपका 7 बार सेंटर बंद हुआ था, उसके पीछे के रीजन क्या थे? अलग अलग रीजन थे। पहला सेंटर मेरा शुरू के 7 दिन में ही बंद हो गया था। सर, जयराम योगा नाम क्यों रखा आपने? मतलब क्या सोच के रखा? इसके पीछे का राज क्या है? ऑडियंस जानना चाहती है। वो जो बिल्ली है, क्या वो मेरी पालतू है जिसको मैं दूध पिला रहा हूँ? नहीं। वो कुत्ता मेरा पालतू है जिसको मैं दूध पिला रहा हूँ। हाँ, आपको इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता? लेकिन मैं तो उनके साथ बैठ जाता हूँ। हाँ। वो मेरे ऊपर चढ़ भी जाते हैं, मैं उनको लपेट भी लेता हूँ। सर, गुरुकुल की लाइफ के बारे में थोड़ी बात करेंगे। जिस गुरुकुल में हम पढ़े, जहाँ पे हमने गाय का गोबर उठाया, जहाँ पे हमने क्यारियाँ साफ किए, जहाँ पे हमने खेत में काम किए, जहाँ पे हमने खुद से वॉशरूम शौचालय साफ किए। मैंने ये भी सुना है कि आप गुरुकुल में भजन गाते थे। आपको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है स्कूल में आज भी, क्या एक्चुअली आज उसकी नीड है? गूगल पे आप डालते हो सब मिल जाता है ना, कैलकुलेटर आप निकालते हो सब मिल जाता है ना। आपको पढ़ाया क्या जा रहा है 20 साल? गुरुकुल की परंपरा इसके बिल्कुल अपोजिट है। वो आपको व्यवहारिक ज्ञान देती है। शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि आपको भगत सिंह के बारे में सिखाती है, राजगुरु सुखदेव के बारे में सिखाती है, आपको महाराणा प्रताप के बारे में सिखाती है, रानी लक्ष्मीबाई ने क्यों लड़ाई की अंग्रेजों से, बच्चे को कमर में क्यों बांधा वो सिखाती है। आपको ये बताती है कि हर परिस्थिति में लड़ने का एटीट्यूड होना चाहिए, हारना नहीं है, थकना नहीं है। वो कभी स्कूल नहीं सिखाता। नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के एक नए एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है योग पर, और जिनसे हम बात करने वाले हैं उनके लाखों में फॉलोअर हैं। उन्होंने लाखों लोगों को स्वस्थ और मजबूत किया है। शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, एक्जिमा, पैरालिसिस, ट्यूमर जैसी बड़ी बड़ी परेशानियों को उन्होंने चुटकियों में ठीक किया है। उनसे जानेंगे योग के विषय में भी, और साथ में ये भी जानेंगे कि उन्होंने इस मुकाम तक वो कैसे पहुँचे। वो मेरे मेंटोर भी हैं, मेरे गुरु भी हैं और मेरे बेटर हाफ भी हैं, मनमोहन योगी जी। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया। धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। सर, आज हम योग पर बात करने वाले हैं, लोगों की परेशानियों के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपके माइंडसेट के बारे में बात करना चाहती हूँ। आपने योग को ही क्यों चुना? अच्छा योग को क्यों चुना, तो इसका जवाब ऐसा तो कोई सटीक नहीं होगा मेरे पास। हाँ, ये कह सकता हूँ कि शायद नेचर ने मेरे लिए डेस्टिनेशन जो डिज़ाइन किया था उसका एक पार्ट है योग। तो क्योंकि ये सब कुछ तुक्के में हुआ है। तुक्के में इन द सेंस लाइक भैया योगा करते थे, गुरुकुल भैया के चक्कर में जाना पड़ा। कंपटीशन खेलने भैया बाहर जाते थे चिड़ियाघर से, मुझे भी बाहर निकलना था तो बहाना मुझे मिल गया। योग में कई बार कंपटीशन हारने के बाद हर्ट हो गया कि अब तो कंपटीशन जीतना ही है, उसके चक्कर में लंबा खेल गया। फिर जब बाद में थोड़ा बहुत एहसास हुआ तो लगा ठीक है योग में करियर बनाना चाहिए, और ऊपर से 2015 में योग दिवस हो गया, योग की वैल्यू और बढ़ गई। तो ठीक है, लगे हाथ। अब अगर पूछोगे कि योग में इतनी जागरूकता क्यों है आपके अंदर, तो ज़रूर कह सकता हूँ कि परमात्मा योग के नाम पे मेरे हाथ से बहुत लोगों को मेडिसिन फ्री लाइफ दे रहा है। तो अब मेरा उद्देश्य है, इससे पहले ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मेरे को योग में ही करियर बनाना है। आपने कहा कि अपने भाई के चक्कर में गए, मतलब ये समझ नहीं पाई, थोड़ा एक्सप्लेन करिए प्लीज़। भैया वो लाइपोमा था ना, तो स्वामी रामदेव जी का उस समय पट्टी चलता था आस्था चैनल पे। वहाँ पे लिखा होता था कि अगर अपने बच्चे को स्वस्थ जीवन देना चाहते हो और बेहतर शिक्षा देना चाहते हो तो गुरुकुल भेजो। सर, करियर में इतने सारे ऑप्शंस थे तो आपने योग को ही क्यों चुना? देखो, कुछ चीज़ें ना हो जाती है, बस नेचर क्यों और क्या आपसे कराना चाहता है वो आप जान भी नहीं पाते हो, बस हो जाती है। जैसे कि गुरुकुल में हमारा जाना, क्योंकि भैया को लाइपोमा था, मुझे भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, तो स्वामी रामदेव जी का उस समय में नया नया नाम चढ़ा था और पट्टी आती थी आस्था चैनल पे कि बच्चों को स्वस्थ जीवन देना चाहते हो तो गुरुकुल में एडमिशन कराओ। भैया को प्रॉब्लम थी ही, अच्छी शिक्षा देना चाहते हो तो गुरुकुल में एडमिशन कराओ। तो हमें माता पिता ने गुरुकुल में एडमिशन करवा दिया। अब वहाँ चिड़ियाघर था, वो साल में एक बार 15 दिन के लिए आप घर जा सकते हो, इसके अलावा आपको पूरे साल गुरुकुल में रहना है। लेकिन जो बच्चे योग करते थे वो महीने 2 महीने 3 महीने पे कंपटीशन होता था, बाहर जाते थे खेलने के लिए। तो भैया भी जाते थे क्योंकि भैया ने योग शुरू कर दिया था। मैंने जब ये देखा कि भैया तो बाहर जा रहे हैं, मैं तो चिड़ियाघर में पड़ा हूँ, तो मैंने भी योगा शुरू कर दिया, एटलीस्ट बाहर जाने को तो मिलेगा। तो बस एक्सीडेंटली बस शुरू कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद कंपटीशन बैक टू बैक हार गया, तो ज़िदपन तो बचपन से थी कि ऐसे कैसे नहीं होगा,
एंड फाइनली जब गोल्ड मेडल जीता तो उस टाइम ड्यूरेशन में ये हो गया था कि अब योग में ही कुछ करना है। और जब ये समझ में आया कि योग से बीमारियां ठीक होती है और उस लायक परमात्मा ने मुझे समझा, लोगों की बीमारियां ठीक होने लग गई, तो अब लगा भैया अब कुछ भी हो जाए, अब योग के साथ ही जीना है, योग के साथ ही जाना है। पर सर जिस टाइम पे आपने योग को चुना उस टाइम पे योग के बारे में लोगों को इतना नहीं पता था, तो आपको फेस तो काफ़ी चीज़ें करनी पड़ी होगी। हाँ बिल्कुल करनी पड़ी। 2013-14 की अगर मैं बात करूँ, उससे पहले तो छोड़ ही दो आप, बच्चे थे, कई सारी चीज़ें हंसी मजाक में होती थी, पता भी नहीं चलता था। लेकिन 2012, 13, 14, 15, 2015 में योग दिवस आया ना पहली बार, ये मोदी जी के कहने पे, आह्वान पे इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया 2015 में पहली बार। उससे पहले तो हम लोगों की लाइफ क्या ही थी। मतलब मेरे माता पिता को ये बोला जाता था कि आपका बच्चा हाथों पे चलता ना, आपका बच्चा बेंडिंग करता है, स्ट्रेचिंग करता है, ये जो कुछ भी करता है ना, ये सब जोकर का काम है, ये सब जोकर करते हैं। और मैं बॉल की जगलिंग भी करता था, प्लेट भी घुमाता था, तो लगता था भैया इनको गुरुकुल वुरुकुल छुड़वाओ, इनको कहीं सर्कस ज्वाइन करवा दो, आपका बच्चा अच्छा कमा के दे सकता है आपको। तो उस समय ऐसा कोई स्कोप भी नहीं था, गवर्नमेंट ऐसी किसी चीज़ पे बात भी नहीं करती थी। और स्वामी रामदेव जी के अलावा दूसरा किसी नाम को हम लोगों ने इतना बढ़ता हुआ देखा नहीं था। इंटरनेशनली तो बहुत योग में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो एक मैं सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, उसको स्वामी रामदेव जी के अलावा दूसरा कोई नाम भी नहीं पता था। और अगर योग में कुछ बड़ा करना है तो स्वामी रामदेव जी, यानी कि आपको संन्यास लेना है, तो माँ बाप दोनों तरीके से डरे हुए थे। एक कि जोकर बोलते हैं इसको, और वो आते थे ये कहते तो पढ़ाई पर ध्यान दे, ये सब छोड़ पढ़ाई कर। मैंने कहा माँ मैंने हैंड स्टैंड सीखा, साल में 2 बार 3 बार घर वाले मिलने आते हैं, मैं कह रहा हैंड स्टैंड सीखा है माँ, देखो ना मैं एक्साइटेड हूँ। माँ कह रही है ये सब बंद कर, पढ़ाई पे ध्यान दे। क्यों कि बैकअप माइंड मेरी माँ को ये बोला जा रहा था ये जोकर बनेगा। दूसरा मेरी माँ को ये पता था अगर ये योग में आ गया तो ये तो संन्यास ले लेगा, क्योंकि पूरे टाइम गुरुकुल में पढ़ा है, गुरुओं की शिक्षा इसने लिया, आश्रमों में रहा है, खेत में इसने काम किया, गाय का गोबर इसने उठाया। तो अगर इसके अंदर कुछ ऐसा आ गया जिसकी वजह से ये पूरी तरह से योग में चला गया और इसने घर छोड़ दिया, तो हम किसके पास जाएंगे। तो पूरा डर का माहौल था योग के खिलाफ। लेकिन ये समझ आ गया था मेरे को 2013-14 में ही कि अब तो करियर इसी में बनेगा। लकीली 2015 में योग दिवस आ गया, योग को संजीवनी मिल गई मैं कहूँ तो। अभी मैं कल एक इंटरव्यू में बैठा था, आपने भी सुना ये वो इंटरव्यू, उन्होंने कहा योग था, योग है, योग रहेगा, लेकिन ये तो पूरा सच है ही नहीं। योग था और योग रहेगा, लेकिन बीच में योग की दशा खराब की गई, गायब हो गई थी। राइट, उन लोगों के द्वारा जिन लोगों के हाथ में कमांड थी। कुछ तो ऐसा हुआ कि योग करने वाले लाइक हिमालय, संन्यास, इस टाइप की बातें, या आश्रम, या फिर इस टाइप की बातें कि लाइक योग सबके लिए नहीं है, योग की अपनी विधाएं हैं, योग अपनी विद्या है, योग के अपने नियम कानून हैं, योग सबके बस की बात। इतना बोल बोल के योग को इतना दबा दिया गया था कि एक्चुअली लोगों को योग का मतलब नहीं समझ में आ रहा था। थोड़ा बहुत समझ में भी आया तो ये समझ में आया कि तू बीमार है जो योगा करता है। मैं योगा कराने जाता था, 2013-14 की बात कर रहा हूँ, कि लाइक मैं एंट्री करता हूँ, जैसे लाइक हम लोग जाते हैं सोसाइटी में, होम ट्यूशन कराते थे, जाते थे तो वहाँ पे नाम नंबर लिखना होता था कि आप कौन और कहाँ से आए हो। तो मैं लिख रहा था, तो उन्होंने बोला आप किसको जाते हो कराने। मैंने कहा वो ज्योति मैम की बेटी को। उसको क्या बीमारी है। मैंने कहा बीमारी तो कुछ भी नहीं है, फिर उसको योगा क्यों करना है। मतलब लिटरली बीमार लोगों के लिए योगा है। जो परसेप्शन बना पड़ा था वो 2015 के बाद में टूटना शुरू हुआ, और आज तो करियर बन रहा है, आज तो पॉपुलैरिटी मिल रही है, आज तो योग को एक सही रास्ता मिल रहा है। योग की मान्यता जो बढ़ी है वो योग दिवस के बाद ही बढ़ी है। कोई कुछ भी कह दे, लेकिन सच यही है कि योग को आज पूजा जाने लग गया, इससे पहले इतना ज़्यादा नहीं था। एंड ये मेरे लिए, कोई कहता है लक काम करता है, मैं कहूँगा हाँ करता है, क्योंकि मेरे को कैसे पता चला 2007-8 में कि मेरे को योग करना है, कैसे 2013 में मैंने होम ट्यूशन कराना शुरू कर दिया, कैसे 2015 में ही योग दिवस आया, कैसे आज से 10 साल पहले शुरू की गई जर्नी आज 2025 में मनमोहन योगी को पॉडकास्ट में बुलाया जा रहा है। मे भी योग दिवस आता ही नहीं, मे भी मैं गुरुकुल जाता ही नहीं, तो मैं भी वहीं जो सेक्टर 1 पप्पन कला जे कॉलोनी, उसमें मैं भी यही सब कर रहा होता जो सब कर रहे थे। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरी ईमानदारी, मेहनत, माता पिता, बड़ों का आशीर्वाद एक चीज़ है, आपका रोल एक चीज़ है, लेकिन वास्तव में लक का बहुत बड़ा रोल है। अगर सही समय पे सही चीज़ हाथ लगती है तो लक का रोल है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। आपके हिसाब से योग क्या है सर? योग मेरे हिसाब से जुड़ाव है, मेरा मेरे परिवार से, मेरा मेरी सांसों से, मेरा मेरे ऑफिस से, मेरा उस हर एक व्यक्ति से जो एक्चुअली मेरे से जुड़ा हुआ है। अगर मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ तो कंप्लेंट्स नहीं होगी, रिजल्ट्स होंगे। एंड वही मैं समझता हूँ कि योग की एक्चुअल डेफिनेशन यही है। लेकिन अगर वैसे पूछोगे योग के हिसाब से
हमारे शास्त्र के हिसाब से तो योगश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों पे नियंत्रण पाना मतलब योग। अथा योगानुशासनम, अनुशासन मतलब योग। योगा कर्मशु कौशलम, कर्मों की कुशलता मतलब योग। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे लगती है सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है कि हमारा हम पे विश्वास मतलब योग। अगर मुझे लगता है कि मैं बीमार हूँ लेकिन मैं योग से ठीक हो सकता हूँ तो मैं एक्चुअली योग कर रहा हूँ। अगर मुझे लगता है कि मैं मेरे परिवार के लिए हमेशा मजबूती से खड़ा हूँ, कोई कुछ भी कह दे, मेरा परिवार मेरे लिए क्या है, मैं उनके लिए क्या हूँ, ये मैं बखूबी जानता हूँ, तो मेरे लिए वो जुड़ाव योग है। मेरे लिए गली का वो कुत्ता जिसको शायद मैं जानता नहीं हूँ, जो शायद मेरे को जानता नहीं है, लेकिन वो मेरे पास में आ रहा है किसी एक्सपेक्टेशन से, और अगर मेरी जेब में पैसा है, मुझे उसको खिलाने में ये देखना नहीं पड़ रहा है, मैं थोड़ा बहुत भी प्रभु ने मुझे सक्षम बनाया है, तो अगर मैं उसके लिए कुछ कर पा रहा हूँ, तो प्रकृति को अगर मैं कुछ वापस दे पा रहा हूँ, तो मेरे लिए वो योग है, मेरे लिए जुड़ाव योग है। आत्मा परमात्मा का मिलन तो नेक्स्ट लेवल की बातें हैं। हाँ, ये मैंने बहुत सुना है कि योग का जिनसे भी सुनो वो लोग कहते हैं योग मतलब आत्मा परमात्मा का मिलन, लोग जुड़ाव, तो उनका जुड़ाव मतलब होता है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन। राइट। इस पे क्या है मतलब? देखो, मैं इतनी सी बात कहूँगा कि आत्मा परमात्मा मतलब क्या, क्योंकि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहंती पावका, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि आत्मा तो अजर अमर है, ना उसको कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना मार सकता है। तो आत्मा शरीर से निकल के जाएगी कहाँ? परमात्मा के पास ही जाएगी ना। तो उसके लिए आप अलग से क्या कर रहे हो? लेकिन अगर आपका लंग्स लिवर किडनी कमज़ोर है, आपको हाई बीपी है, आपको शुगर है, आपको मोटापा है, और योग आपको सही करने का, स्वस्थ करने का एक रास्ता है, तो फिर तो अच्छी बात है ना। आत्मा परमात्मा तो आप मिल ही जाएगा लास्ट में। आप एटलीस्ट ये तो कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि आप स्वस्थ रह सको। तो योग मतलब इन शॉर्ट मेरी नज़र में जीवन जीने की शैली, अपने आप को स्वस्थ रखने का एक माध्यम। तो योग सिर्फ स्वस्थ रहने का ही माध्यम है? नहीं, योग तो समाधि का भी रास्ता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक जाया जा सकता है। लेकिन एक सामान्य जन की अगर मैं बात करूं तो वो स्वस्थ हो जाए ना तो भी उसके लिए काफ़ी है। जो इंसान परिवार को संभाल रहा है, दिन में 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे काम कर रहा है, एक गृहिणी दिन में 8-8 घंटे लगातार खड़ी होकर काम कर रही है, वो इंसान स्वस्थ रह जाए वही काफ़ी है। वो घर को पाल ले और ऐसा घर जो मजबूत हो, वो इस देश को संभाल ले और देश दुनिया को संभाल ले, तो हो गया ना योग। जुड़ गए ना, वसुदेव कुटुंबकम सत्य हो गया ना। तो मेरे लिए योग प्रैक्टिकल है। मैं किसी थ्योरी में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हूँ कि योग से या आप करोगे तो ऐसा। भाई वो जब होगा तब होगा, जिसका हुआ होगा उसका हुआ होगा। कोई कहता है चक्रों पे भी बात मैं ज़्यादा नहीं करता, अगर आपको पता है तो। मैं कई बार ये बोलता भी हूँ वर्ड कि चक्रों के चक्कर में फंसोगे तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकली बात कर सकता हूँ, जो मैं करने में सक्षम हूँ, जिसकी वजह से मैं लोगों को ठीक कर पा रहा हूँ। मेरे लिए योग वही है, एक ऐसा माध्यम जो बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी, बिना किसी नुकसान, बिना किसी लागत के आपको वापस से स्वस्थ जीवन दे सकता है, मतलब योग। सर, मुझे पता है, लोगों का नहीं पता कि पता है नहीं पता है, बट अभी पता चल जाएगा। आपका 7 बार सेंटर बंद हुआ था, उसके पीछे के रीज़न क्या थे? अलग अलग रीज़न थे। पहला सेंटर मेरा शुरू के 7 दिन में ही बंद हो गया था। रीज़न कि मैंने जहाँ मेरा घर है उसके पास की ही कॉलोनी में मैंने रेंट पे लिया, और उस समय मैंने 1.5 महीने का जॉब किया हुआ था, तो मेरे पे टोटल 4,000 रुपये थे, ठीक है, जिसमें से मैंने पैम्पलेट्स बनवा लिए थे और माँ के लिए ड्रेस बनाए थे, तो बचा कुछ भी नहीं था। जो मैंने सेंटर लिया उसका रेंट ज़्यादा था भी नहीं। जो मैंने सेंटर लिया उसमें मेरी दीदी के दोनों बच्चे, ठीक है, कार्तिक और शालिनी छोटे थे तभी, वो दोनों बच्चे प्लस उनके 2 पड़ोसी 4, और 1-2 और लोग आ गए थे ये देख के कि यहाँ योगा सेंटर खुला है, लगभग 6 लोग। दीदी के दोनों बच्चों से मैं पैसे ले नहीं सकता था, उनके पड़ोसी से मैं मांग नहीं सका, तो बच गए ये 2 लोग। इनसे भी मांग के मैं क्या ही मुँह झूठा करूँगा। आदत थी नहीं, फैमिली में कोई बिज़नेस जानता नहीं था, काम कैसे करना है, कस्टमर क्या होता है, पैसा कैसे मांगना है, वो तो अरे हमारा हक है ये तो पता ही नहीं था। तो मैं उन 2 से भी मांग नहीं पाया, मजबूरन मुझे 7 दिन में बंद करना पड़ा, क्योंकि मेरे को ये भी नहीं पता था कि योगा सेंटर में योगा मैट भी रखने ज़रूरी है। अच्छा। मेरे को ये भी नहीं पता था कि काउंटर एरिया भी कोई चीज़ होती है। मेरे को ये भी नहीं पता था कि कस्टमर डीलिंग नाम की कोई चीज़ होती है। मेरे को ये भी नहीं पता था कि SEO प्रमोशन होता क्या है। तो आपने क्या सोच के खोला था? सोच के खोल दिया था बस कि मेहनत करेंगे और नाम बनाएंगे। अब वो ऐसा हो जाता है कि जब आपने जॉब किया, 1.5 महीने जॉब करने के बाद आपको किसी ने ये कॉम्प्लीमेंट दिया, एक पल्लवी करके मेरी पहली स्टूडेंट थी, तभी 2013 में मेरा गोल्ड मेडल आया था, और नवंबर एंड की बात थी, मेरे जन्मदिन के आसपास की बात थी।
उनको मैं क्लास करा रहा था कंपनी के थ्रू एज अ जॉब, लाइक योगा टीचर की जॉब मैं कर रहा था। तो उन्होंने फीडबैक में ये लिखा था कि मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरा योगा टीचर गोल्ड मेडलिस्ट है, और उन्होंने ये मेंशन किया था कि मेरे को ये फ़ायदा हो गया है। तो एक तो प्राउड था कि अभी तो मेरे को आता नहीं है, तब मैं ये कर सकता हूँ, तो जब आ जाएगा तो पता नहीं क्या ही कर दूंगा। इस बिहाफ पे मैंने खोल दिया था कि ठीक है अब तो दुनिया बदल देंगे हम। तो ऐसे 7 सेंटर बंद हुए तो आपका कभी भी ऐसे मोरल डाउन नहीं हुआ कि यार अब कुछ और ट्राई करते हैं? नहीं, उससे पहले मैं हाथ पैर मार चुका था, नेटवर्क मार्केटिंग तो कर चुका था। सेंटर मैंने एक सेंटर बताया ना आपको, मोटा मोटा बताता हूँ। एक सेंटर मेरा ऐसे बंद हुआ। एक सेंटर हमारा सेक्टर 7 में हमने खोला था, सीमा करके कोई लड़की थी, ठीक है। मैंने और मेरे साथ एक लड़का था, हम लोग जाते थे, क्लास कराते थे। उसने मिरर वगैरह लगाए हुए थे, एक स्कूल में ही शुरू किया हुआ था। 3 महीने करीब होने को थे, 3 महीने या 2.5 महीने करीब हो गए थे, हमें एक भी रुपये नहीं दिया था उसने। अब हमने कहा भैया दो, कुछ खर्चा तो हमारा भी निकले। तो उन्होंने कहा क्यों, आप छोड़ने और ना सोच रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ, अगर यहाँ ग्रोथ नहीं होगी छोड़ना ही पड़ेगा ना, हम ऐसे तो बैठ नहीं सकते। तो उस महिला ने मुझे कुछ ऐसा कैलकुलेशन बताया कि देखो भाई साहब, अगर आपको छोड़ना ही है तो बैठ के बात ही कर लेते हैं, कितना आपकी तरफ बन रहा है और कितना हमारी तरफ बन रहा है। मैंने कहा मतलब, क्योंकि भाई आपका तो मेरी तरफ क्या ही बनेगा, मैं 3 महीने से क्लास करा रहा हूँ ना। तो उसने बोला देखो जी, इतने रुपए का मिरर आया, इतने रुपए के योगा मैट आए, ये स्टेज बनाने में इतना पैसा लगा, इसमें ऐसा ऐसा लगा, एडवर्टाइज जो कराया। अच्छा, सब कुछ उसने अपने जुम्बा क्लास के लिए करवाया था। सब कुछ, जो मिरर लगाए, जो स्पेस लिया, मैं उसके साथ पार्टनर नहीं था। मैं उसका ऐसा टाइम पीरियड था कि लाइक अगर मेरा जुम्बा ख़त्म हो जाएगा तो तुम 1 घंटे योगा करा लेना। अच्छा। लेकिन उस लेडी ने मेरे से उस समय में, ये बात मैंने कहीं बोली भी नहीं है, मेरे से ऐसा हिसाब जोड़ा कि मुझे शायद 5500 रुपये उसको देने पड़े। 3 महीने बाद जब मेरे को छोड़ा मैंने, तो मुझे उसको 5500 देने पड़े, क्योंकि उसने कहा आपका बोर्ड भी हमने लगवाया है, मिरर लगवाया, ये सामान खरीदा, पीछे वो सामान भी रखा है वो भी हमने खरीदा, तो आपका इतना इतना टोटल बन रहा है, दोनों में बांट देते हैं, तो आप मुझे 5500 रुपये दोगे। एंड मेरे से उसने 5500 रुपये लिए, तब उसने मेरे को वहाँ से जाने दिया। तो ऐसे कई बार हुए। तो सामान तो रख लिया होगा आपने? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लिया मैंने। तो मतलब उस समय तो ये थी मेरी, मतलब नादानी कहूँ, बेवकूफ़ी कहूँ, नॉलेज न होना कहूँ, कुछ भी कहूँ। और हालांकि जब वहाँ पे हवन हुआ तो हवन में स्टेज पे खड़े होकर के आज भी वीडियो डाला हुआ है। मैं वीडियो में ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये खुल गया है, ये ऐसा ऐसा हो गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादा बात करनी है तो मैम से आप बात कर सकते हैं। मैं ही प्रमोशन भी कर रहा था वहाँ पर, क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं अच्छा बोल लेता हूँ। ये देखा है आपकी कि आप स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहे हो। तो हाँ, मैंने तो उस चीज़ का फ़ायदा तक उठाया गया, ऐसा बात नहीं है कि मतलब मैं कुछ कर नहीं रहा था। हालांकि योगा की क्वायरीज उन पे ज़्यादा नहीं आ रही थी, इस चक्कर में मुझे वहाँ से छोड़ना था। अच्छा। लेकिन उनको जब ये लगा कि ये छोड़ देगा तो अब बैकएंड पे कौन बचेगा, तो भैया एक काम करो, इससे पहले ले लेते हैं। 2 सेंटर बंद हुए। एक सेंटर मेरा बंद हुआ जब थोड़ी बहुत मेहनत की, सेंटर चलने लग गया, तो लगभग 6-7 महीने सेंटर चला होगा। अब जब लोग आने लग गए तो मेरे को आए दिन लोग आके बोलते थे कि ये नीचे जो बंदा बैठा रहता है ना, बड़ा डिस्टर्बिंग है। मैंने कहा ऐसा क्यों? जब देखो पूछता रहता है आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो। तो ऐसे कई लोगों ने बोल दिया कि टोकने लग गया है। अब मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन कितना झेलूँगा, लेकिन फिर भी कोशिश, चलो ठीक है यहाँ चल तो रहा है, लोगों को पता तो चल रहा है, सेंटर की विजिबिलिटी तो हो गई है, ये सोच के मैं चुप था। फिर एक दिन पता चलता है ठंड के टाइम में ही कि उसने मेरे बोर्ड जला दिए। क्यों? अब मैंने कहा बोर्ड जला दिए, मेरे को फ़ोन आया नीचे से कि योगी भाई आपका ना बोर्ड जला दिया उसने। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा ऐसा पता चला है मुझे। तो उसने कहा हाँ ठंड लग रही थी, हाथ सेक लिए, ज़्यादा दिक्कत है, खाली कर दे यहाँ से। फिर वो भी मजबूरन मुझे खाली करना पड़ गया। 2016 में मेरा सेंटर चला फाइनली। ऐसे चुटर मुटर करके सेंटर बंद हुए। एक तो हम लोगों ने सेक्टर 21 में खोला भाई क्या था, सिर्फ एक पोस्ट डाली, कुछ पैसा लगा करके मैट मंगाया, उनकी अपनी क्लिनिक थी, वो थेरेपिस्ट थी, शायद डॉक्टर या थेरेपिस्ट थी, वहाँ पे खोला। कभी पहले दिन की क्लास ही शुरू नहीं हुई, पैसा भी लग गया, टाइम भी लग गया, सब कुछ कर लिया, एडवर्टाइजिंग के नाम पे भी पैसा लगा लिया, लेकिन वहाँ कभी शुरुआत ही नहीं हुई। मतलब पहले दिन की भी क्लास नहीं हुई, क्योंकि कोई क्लाइंट ही नहीं मिला। तो वहाँ तो मतलब शुरू करना ना करना सब बराबर ही था। एक 2016 में मेरा सेंटर चलने लग गया, अच्छा चल गया। अब लगा चलो फाइनली अब सब सेट हो गया, अब दुनिया को पता चलेगा हम क्या कर रहे थे। और तब मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया, वो तो लोगों को पता है ही। रोड एक्सीडेंट हुआ, 9 महीने बेड पे रहा, सेंटर मेरा बंद हो गया, मार्केट से नाम मेरा कट गया। उस समय भी मेरे को फ़ोन जो आते थे, वो फ़ोन ये नहीं आते थे कि सर आप जीवित हो कि नहीं हो, ये आते थे कि सर जी जो पैसा हमने दिया था उस मंथ तो आपका एक्सीडेंट हो गया, तो क्लास तो हमारी हुई नहीं, तो ये पैसा रिफ़ंड करोगे या जब कराने लग जाओगे तब कराओगे।
तो मतलब ये वो सारी उधेड़-बुन है। फिर फाइनली 2018 में मैंने सेंटर खोला। 2016 एक्सीडेंट हुआ, मैं बेड पे आ गया, 9 महीने बेड पे रहा। उसके बाद जब रिकवरी मैंने की, फिर ये करते करते लगभग 2017 का एंड और 2018 का धीरे धीरे स्टार्टिंग और मिड सेटल करते 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 एक टाइम आया कि 2018 में अगस्त में 5 अगस्त को हम लोगों ने सेंटर खोला, जो कि आपका जन्मदिन का दिन भी है। तभी मेरे को ये पता नहीं था, एंड लकीली आपका जन्मदिन और मेरे सेंटर का जन्मदिन सेम डे पे। तो मेरे को कभी कभी लगता भी है कि परमात्मा ने बहुत तरीके से मेरी लाइफ को डिज़ाइन किया हुआ है। और फाइनली वही सेंटर मेरा चला भी, और आज सेंटर के दिन ही आपके जन्मदिन को हम सेलिब्रेट कर लेते हैं। सर, जब 2018 में आपका सेंटर चल पड़ा, तब आपने क्या क्या किया था? कुछ अलग किया या वही सारी चीज़ें रिपीट की थी? नहीं, जो मेरे साथ होता आया था उन सारी चीज़ों से जो मैंने सीखा था, उस चीज़ की वजह से 2018 में मेरा सेंटर चल पड़ा। जैसे मैंने ज़्यादा प्रमोशन नहीं किया, मैंने पैम्पलेट्स नहीं बांटे, मैंने बोर्ड भी नहीं लगाया, मेरे पास पैसा भी नहीं था। हाँ सर, ये आपका है, मैंने भी ये देखा है कि आपके बोर्ड्स नहीं है बहुत ज़्यादा। जब मैं भी बहुत ज़्यादा क्या मतलब है ही नहीं ना बोर्ड तो। एक ही बोर्ड लगा हुआ है, वो भी सेंटर के आगे। ऐसा क्यों? देखो पता ही क्या है कि मैंने पहले प्रमोशन किया हुआ है। मैंने जब 2016 वाला, 2013 वाला, 14 वाला, 13 नहीं 14-15 में जो सेंटर मैंने खोला, मैंने उसके प्रमोशन किए। मेरे पास 25,000 रुपये थे, मैंने बोर्ड भी लगाए, लेकिन वो बोर्ड एमसीडी ने उतार के फेंक दिए, मेरे तोड़ दिए। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस तो ऐड कर रखे थे मैंने। जब मेन रोड पे 2018 में आया तो मेरे पे 500 रुपये का सेकेंड हैंड स्पीकर था बस, और कुछ भी नहीं था, क्योंकि उससे पहले एक्सीडेंट से जूझ रहा था। बचा कमाया हुआ सारा पैसा मैंने वहाँ लगा दिया था, तो मेरे पास कुछ था नहीं। ये सेंटर लकीली मेरे को एक जानकारी में किसी ने दिलवा दिया, और जिसने मेरे को दिया उस लैंडलॉर्ड ने भी कह दिया ठीक है भैया आप मेरे को, क्योंकि मेरे पे पहले महीने का रेंट भी नहीं था, 2 महीने का रेंट देना होता है, एडवांस देना होता है, ठीक है, कुछ सिक्योरिटी मनी देनी होती है, मेरे पे था ही नहीं। और मेन रोड पे कोई सेंटर ऐसे दे नहीं सकता। उनका बिल्डिंग में वो वाला फ्लोर हमेशा से खाली था। उनको जिम वाले अप्रोच करते थे, उन्होंने सोचा जिम वालों को देंगे टूट फूट मचेगी, इसलिए योगा वालों को दे दो, तो उन्होंने दे दिया। जो पहली फ़ीस आई लोगों की, जो लोगों ने आना शुरू किया, वो पैसा इकट्ठा करके मैंने उसको दे दिया। इस तरीके से मेरा पहला सेंटर शुरू हुआ जो चल पड़ा, और 2018 वाला ही सेंटर है जिसकी वजह से हम इतनी बड़ी वैल्यू बना पाए कि जयराम योगा आज ब्रांड की तरह देखा जाता है, और लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। बाकी बात रह गई बोर्ड की कि आपने ऐसा क्या किया कि चल गया, क्योंकि बोर्ड तो आपने लगाया ही नहीं। तो मेरे पास एक इंसान भी आया, मैंने उसको पूरी ईमानदारी से कराया। मतलब आप समझो, मैं झाड़ू लगा रहा था सेंटर में, तभी कोई एम्प्लॉय भी नहीं था, झाड़ू लगा रहा था। करता मैं क्या था, जैसे आप सुबह आओगे आप योगा करने के लिए, आपको करा दिया, अभी आप चले गए, तो मैंने सेंटर लॉक कर लिया। 1 ही 2 3 कोई ऐसा आता था, सेंटर लॉक कर लिया। अब अंदर झाड़ू लगाऊंगा, पोछा लगाऊंगा, क्योंकि शाम में भी एक मैम क्लास करती हैं, फिर जा कर के वॉशरूम साफ़ करूँगा, फिर जाऊँगा घर पे, नहाऊँगा, खाऊँगा, फिर दोपहर में आकर के सेंटर पे ही सो जाऊँगा, क्योंकि शाम में एक मैम आने वाली है। तो पूरा दिन मेरा पैक हो जाता था इसी में। उस तरीके से मैंने उस सेंटर की शुरुआत की। लेकिन जो मेरे पास आया, 1 था, 2 था, 10 थे या 20 थे, मैंने कराया ऐसी है, ठीक है मैम, छोड़ना नहीं है, लगातार सांस भरो, एक पैर उठाओ, सांस छोड़ के नीचे। एक इंसान इंडिविजुअल था तो भी मैंने इसी तरीके से, इसी माइंडसेट से कराया। और वो कब मेरी प्रैक्टिस बनती चली गई बोलते बोलते कि लाइक मेरे को खुद ही नहीं पता चला कि 1 में, 10 में, 100 में, 1000 में वही सेम एनर्जी लगाने के बावजूद भी सबको इंडिविजुअली बेनिफिट हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते आए ना हमेशा से, कि कोई भी काम ईमानदारी से सही डायरेक्शन में किया गया कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, वो मुझे समझ में आ गया कि मैं कहाँ 1 को, 2 को, 3 को करा रहा था, कहाँ बोलने की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई, क्या सैकड़ों लाखों लोगों को करा रहा हूँ, प्लस जिन लोगों को करा रहा हूँ उनको फ़ायदा हो रहा है, प्लस योग वाले अब ये मानने लग गए हैं कि योगी जी आप बोलते बहुत अच्छा हो। तो शायद मेरी प्रैक्टिस भी वहीं से हो गई। सर, मैंने आपको बहुत करीब से देखा है, बहुत ज़्यादा बीमार लोग भी आते हैं हमारे पास और बहुत परेशानियों के साथ आते हैं। आपको कभी डर नहीं लगा? मैंने हमेशा देखा है आप उनको हक कर लेते हो, रोते हैं तो कि चलो चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, मत रो, ठीक हो जाओगे आप। तो आपको डर नहीं लगा कि सामने वाले को बीमारी है, कुछ चीज़ें बीमारी ऐसी होती कि लग भी जाती हैं, तो आपको कभी डर नहीं लगा? आप बीमार लोगों से भी इतनी ईज़िली तरीके से मिलते हो, ना मास्क, ना ग्लव्स, ना ही कोई चैम्बर बनाया आपने, ईज़िली मिल लेते हो, तो आपको कभी डर नहीं लगा?
आई डोंट नो, अभी आप बोल रहे हो तो सोच रहा हूँ बट मैं ये हमेशा से सोचती थी, मैं सोचती थी कभी पूछूंगी कि ऐसे तुरंत मिल लेते हैं, कोई भी बीमार आदमी आता है, जैसे हम तो डर जाते हैं कि अच्छा ये इतना बीमार है। और एक मुझे याद है, एक मैम बहुत बीमार थी और वो रोते हुए आई थी और आपने उनको सीधा गले, जबकि वो बिल्कुल शरीर से भी ऐसी दिख रही थी, बहुत ज़्यादा बीमार और परेशान, तो आपने उनको गले लगा लिया कि अरे रो नहीं, आप ठीक हो जाओगे। एक वो भी सुधीर सर भी थे जो झटका मारते थे बहुत हाँ, तेज, जिससे आप मैं डर गए के थे, भाग हाँ। गई थी। तो आपको ऐसे लोगों से डर नहीं लगता, या फिर ये नहीं लगता कि उनकी बीमारी कहीं इफेक्ट ना कर जाए? देखो, आप एक चीज़ बोल रहे हो और आप तो मेरे को जानते हो, आप मेरे साथ रह रहे हो, आप मेरी दिनचर्या जानते हो। इस चीज़ को और ऐड ऑन करो, क्योंकि ये सब बातें मैंने कभी की ही नहीं, क्योंकि किसी ने पूछा ही नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं। तो आप जो पूछ रहे हो, आप ये भी देखो कि क्या गली का कुत्ता, बिल्ली, मैं उनसे दूर भागता हूँ? वो जो बिल्ली है, क्या वो मेरी पालतू है जिसको मैं दूध पिला रहा हूँ? नहीं। वो कुत्ता मेरा पालतू है जिसको मैं दूध पिला रहा हूँ। हाँ, आपको इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता? लेकिन मैं तो उनके साथ बैठ जाता हूँ, हाँ। वो मेरे ऊपर चढ़ भी जाते हैं, मैं उनको लपेट भी लेता हूँ। हाँ। और अब तो आपने मेरे को सिखाया हाथ धो लो। तो मेरे को इतना भी नहीं था। देखो, मेरा जो मन कहता है, जो मैं मानता हूँ, जो मैंने देखा है, जब समय आएगा अपन चले जाएंगे और अपने से धुरंधर आए हैं, अपने से धुरंधर आएंगे। लेकिन अगर परमात्मा ने मुझे सक्षम बनाया है, किसी का ऐसा माध्यम बनाया है कि शायद वो बीमारी से, परेशानी से, मौत से बाहर आ सकता है, और अगर मेरे मास्क पहनने पे, मेरे ग्लव्स पहनने पे उसको ऐसा फील आ जाए कि अरे मैं इतना ख़राब हूँ, इनको इतना सोचना पड़ रहा है, और अगर उसका मोरल डाउन हो जाए, तो मैं उसकी आँख में आँख डाल के कभी ये नहीं बोल पाऊँगा डोंट वरी तुम ठीक हो जाओगे। तो मेरे को बैरिकेड करना नहीं है बेसिकली, बस इसलिए। सर, जयराम योगा नाम क्यों रखा आपने? मतलब क्या सोच के रखा? इसके पीछे का राज क्या है? ऑडियंस जानना चाहती है। सही बोल दिया आपने, नहीं तो मैं क्या देता, आपको तो पता ही है। बेसिकली मेरे पिताजी का नाम जयशंकर, माताजी का नाम रामफुल, इसलिए जयराम। और अगर लोगों को ठीक से देखोगे तो उसमें हॉर्स राइडिंग बना हुआ है। हॉर्स राइडिंग इसलिए कि लाइक एक सर्कल है जो मेरे माता पिता के नाम पे है और योग का उसमें सपोर्ट है, और घोड़े की आकृति बना रखी है कि लाइक घोड़े की तरह जीवन भर दौड़ते रहेंगे। तो ये लोगों का कॉन्सेप्ट है पूरा। अरे वाह। ये लोगो बनाने का कब सोचा आपने? लोगो बनाने का एक्चुअली मैं जब गुड़गांव में जॉब कर रहा था, तो एक सर थे, कमल करके नाम था उनका। उनको मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मैं जॉब छोड़ूंगा क्योंकि अब बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरे को गाली वाली भी दी है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि आप फिर क्या करोगे? मैंने कहा अपना सेंटर खोलेंगे, अपना काम है दिल्ली में खोलेंगे, फिर यहाँ थोड़ा ना करेंगे। क्या नाम रखोगे, कुछ सोचा? मैंने कहा हाँ, जयराम योगा। बोला नाम कैसे आया, कैसे सोचा? मैंने कहा अरे 7वीं 8वीं में ही सोच लिया था। तो मतलब पहले से 7वीं 8वीं में ही सोच लिया था जयराम? हाँ हाँ हाँ, मैं कंपटीशन बेसिकली हार गया था, तो मुझे लगा जयराम योगा सेंटर खोलेंगे और हम कराएंगे लोगों को कंपटीशन की तैयारी। उस टाइम पे क्लियर था कि मेरे पापा और मम्मी का नाम का मिक्स है? हाँ, ये तो पता था कि जयराम योगा मतलब मम्मी पापा का नाम रहेगा, जयराम तो मम्मी पापा का नाम, ये तब तो पता था। कभी कभी क्या होता है ना कि आपके जुबान पे सरस्वती माँ बैठी होती है और आपको शायद पता भी नहीं चलता कि जैसे अभी स्वस्थ जीवन भाई जयराम योगा, दूसरा चैनल भी तो ऐसे ही बना है ना भाई। हम लोग जयराम योगा पे वीडियो डाल रहे थे वेट लॉस की, लोगों ने लिखा सर आप वेट लॉस कराए जा रहे हो, बीमार लोग कहाँ जाएंगे? तो मैंने ऑन कैमरा बोल दिया लाइव आकर के कि ऐसा है जी, एक नया चैनल बनेगा स्वस्थ जीवन भाई जयराम योगा, और उस पर लोग स्वस्थ होंगे। तभी बोल दिया, थोड़ी ना प्लानिंग की है। तो कुछ चीज़ें प्रभु आपसे करवा लेता है, तो ये बस यही है, प्रभु ने बोला, हमने कोशिश की और वो हो रहा है, अभी सफल हो रहा है। अब लोग का कॉल भी आता है तो क्या ही बोलते हैं मेरे को, अगर पूछते हैं जयराम सर से बात हो जाएगी, यही पूछते हैं ना। तो कईयों को तो नाम भी नहीं पता। और अच्छी बात है कि मेरे माता पिता का नाम एक्चुअली अब अमर हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब आप आ जाते हो, अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ कोई भी, वो कभी भी आप कितना भी डिलीट कर दो, वो पूरी तरह से मरती नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे माँ बाप का नाम अमर कर दिया है, एंड वो अगर प्रभु ने मेरे को उस लायक बनाया तो आभार है प्रभु का। मैंने एक जगह और सुना था कि आप वो ऐसे ही जयराम योगा किसी ने पूछा था तो आप उसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि जयराम योगा क्या, तो उसमें आपने ये लाइन भी बोली थी कि कोई माता पिता का नाम तो ख़राब नहीं करना चाहेगा, तो वो क्या था? बेसिकली ये मैंने सर्वेश सर के पॉडकास्ट में बोला था, जो मेरा पहला हिट पॉडकास्ट था। हाँ। क्योंकि उन्होंने पूछा नाम क्या है आपका, तो सेंटर का नाम कुछ तो ऐसा ही था, तो मैंने कहा जयराम योगा। तो जयराम योगा ही क्यों? तो मैंने बताया माता पिता का नाम है। तब मेरे मुंह से ये निकला था, एंड लिटरली उस पर मैं चलता भी हूँ, उसको मैं मानता भी हूँ। वो मेहनत दुनिया ने देखी है, आप तो देख ही रहे हो कि कभी भी कोई भी बच्चा जो
अपना अच्छा बुरा जानता है, समझता है, जो यूनिवर्स को क्या देना है उसकी वैल्यू को रखता है, वो कम से कम अपने माँ बाप का नाम तो डुबोएगा नहीं। इसलिए जयराम योगा में कोई आएगा जुड़ेगा तो कम से कम मैं उसको ऐसा तो नहीं करूँगा कि वो जाके बोले जयराम योगा ज्वाइन किया था मुझे तो फ़ायदा हुआ नहीं। वो मतलब इनडायरेक्टली मेरे माता पिता के लिए बोलेगा कि मेरे माता पिता के नाम पे वो गया फिर भी उसको फ़ायदा नहीं हुआ, तो अपने माँ बाप का नाम तो ख़राब नहीं कर सकता मैं। लोगों वाली बात सर कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो लोगों क्या था वो? क्या आपने लोगों का कैसे सोचा कि हाँ, मतलब तो लोगों के दिमाग में नहीं आता ना कि लोगो भी बनाना है? हाँ नहीं, ऐसा सोचा नहीं था बेसिकली मैंने। तो उन्होंने मेरे से पूछा ऐसा कि आप क्या क्या प्लानिंग क्या है, तो मैंने कहा ऐसे जयराम योगा सेंटर खोलना है। तो अगले दिन मैं क्लास में गया तो उन्होंने बोला सर एक सरप्राइज़ है आपके लिए। अगले दिन क्या मतलब TTS क्लास होती थी, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास में जाता था। अब मैं लाइक मान लो ट्यूसडे गया था तो अब मेरे को थर्सडे जाना था, बीच में एक दिन का गैप था। और सुबह ये बात हमारी हुई थी सुबह 6 या 7 बजे की क्लास में उनसे, कमल सर से। तो उन्होंने मेरे को कॉल पे एक चीज़ बोली थी कि योगी जी आपके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं हम। अच्छा। सरप्राइज़ तो मेरे को लगा मैं भी, अब मैं गुड़गांव यहाँ से छोड़ने वाला हूँ तो मैं भी कुछ होगा। तो जब मैं गया तो उन्होंने मेरे को दिखाया कि ये बना है। मैंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा लोगो। मैंने कहा क्या होता है ये? तो कहते ये ब्रांडिंग होती है अपनी, जैसे एडिडास होता है, जैसे रीबॉक होता है, ऐसी अपनी खुद की ब्रांडिंग होती है। और आपका जो आप बोल रहे हो कि जयराम योगा खोलेंगे तो आपको इन फ्यूचर ब्रांड, तो मैंने कहा हाँ ब्रांड तो बनना ही है ना। तो बस ये जो लोगो है ना इसको आप अपना रजिस्टर्ड करवा लेना, इसको कोई यूज़ नहीं करना चाहिए, बस आपका यही नाम अकेला काफ़ी होगा आपको आगे ले जाने का। तो उन्होंने उस समय जो बनाया था ना 3-4 कलर बनाए थे उन्होंने, मैंने आपको दिखाया भी है वैसे, ठीक है। शायद नीला कलर था और उसमें प्रॉपर हॉर्स राइडिंग नहीं था, उसमें जयराम योगा का जो फॉन्ट था वो भी बहुत अलग था। तो धीरे धीरे मॉडिफाई होते होते रेड एंड वाइट बन गया और अब तो लोगों को पसंद भी आ रहा है। और अब तो मैंने यहाँ पे भी जयराम योगा बनवा रखा है। मतलब आपको पूरी तरीके से योग से बहुत प्यार है और जयराम योगा से तो बहुत ज़्यादा ही। हाँ मतलब पूरा। उसके अलावा मैंने कई बार बोला भी है, फिर से बोल रहा हूँ कि मतलब सीरियसली अगर परमात्मा आकर के ज़मीन पे ये कहे ना कोई एक चीज़ जो आप चाहते हो आपके पास हमेशा रहे और लास्ट माइक्रो सेकंड रहे, तो मेरे लिए अगर कुछ होगा सबसे पहली प्राथमिकता अगर मेरी कुछ होगी तो योग होगा। आप भी होगे, माँ भी होगी, परिवार भी होगा, सेंटर भी होगा। लेकिन ये सच्चाई है कि जो योग ने मुझे दिया है ना, नाम, पहचान, इज्जत, शोहरत, पैसा, और उस बच्चे को गली से निकाल करके स्टूडियो में बिठा दिया। और स्टूडियो में भी कल आप शूट पे गए थे, सब क्या बिग फैन सर, बिग फैन सर। तो ये लोग कौन है जो मेरे को जान रहे हैं और प्यार कर रहे हैं? शायद योग की वजह से। तो मेरा अगर कुछ भी है उतार चढ़ाव, कम ज़्यादा, सही गलत, अगर लास्ट में मेरे से कुछ पूछा जाएगा कि आपको सब में से क्या चाहिए, तो मेरे को योग चाहिए। सर गुरुकुल की लाइफ के बारे में थोड़ी बात करेंगे। गुरुकुल लाइफ क्या आज के स्कूल की लाइफ से ज़्यादा अच्छी होगी? गुरुकुल की लाइफ, आज के गुरुकुल की लाइफ की तो मैं आई डोंट नो, पता नहीं क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, क्योंकि सुनने में बहुत कुछ मिला मेरे दोस्तों से। जिस गुरुकुल में हम पढ़े हैं, जहाँ पे हमने गाय का गोबर उठाया, जहाँ पे हमने क्यारियाँ साफ़ किए, जहाँ पे हमने खेत में काम किए, जहाँ पे हमने खुद से वॉशरूम शौचालय साफ़ किए, तो वो गुरुकुल जब हम लोग पढ़ रहे थे तब अनुशासित बहुत था। वहाँ जो टीचर्स थे वो हमारे साथ खेलते थे, जो हमारे गुरुजी थे वो हमारे साथ खेलते थे। अच्छा बुरा सही गलत गेम में जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो हम सब यूज़ करते थे गुरुजी पे भी। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग थी ना, उसकी कमी कहीं ना कहीं आज तो मेरे को दिख रही है। तो आज के गुरुकुल से स्कूल को मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को आज के गुरुकुल की स्थिति एक्चुअली पता भी नहीं है। बट अगर जो मैंने पढ़ाई की है, जो हमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, जो हमने मंत्रोच्चारण सीखे हैं, जो हमने हवन का करने का सही तरीका समझने का प्रयास किया, जो हमने लाइक छोटी से छोटी चीज़ जैसे गुरु शिष्य परंपरा मतलब क्या, धरती से जुड़ाव मतलब क्या, सुबह उठ कर के प्रार्थना करना है, रात को सोने से पहले प्रार्थना करना है, हवन में बैठ के आहुति देते हुए भी इदन नमः का उद्घोष करना है, ये सब जो हमने सीखा ना वो प्योर था। आज अगर गुरुकुल भेजा जाता है तो मनमोहन योगी या इस जैसे बच्चों को देख करके भेजा जाता है कि वो गुरुकुल का पढ़ा है तो तू भी गुरुकुल में जा। लेकिन अब चीज़ें मॉडिफाई हो गई हैं। जैसे गुरुकुल में मोबाइल कहते हैं अलाउ हो गया है, लैपटॉप अलाउ हो गया है, वाईफाई लग गया है। ठीक है, आज के हिसाब से अपडेट करना ज़रूरी भी है, बट जो ज़मीनी स्तर पे हमने चीज़ों को देखा सीखा ना, वो आज की डेट में नहीं है। जैसे गुरुकुल में आज खेत में काम नहीं करवाया जा सकता ना, गुरुकुल सील करवा दिया जाएगा ये बोल के कि बच्चों से आप मजदूरी करवा रहे हो, बाल मजदूरी के नाम पे सील कर दिया जाएगा। हम लोगों ने जब किया तो हमें हमारा कर्तव्य सिखाया गया
वो एक बड़ा प्रॉब्लम देखता हूँ जो गुरुकुल की पहले और अभी की परंपरा में मैं फ़र्क देख पाता हूँ। बाकी बात रह गई स्कूल की, तो स्कूल की जो शिक्षा प्रणाली है वो कहीं ना कहीं आपको मानसिक विकलांग बनाती है। समय के साथ 12, 15, 20, 25 साल लगाने के बाद आपको एहसास होता है मार्केट में जाके आप कहीं इंटर्नशिप करनी है, तब जॉब करनी है। इतना पढ़ने के बाद भी आपको नौकरी बनाया जा रहा है। गुरुकुल की परंपरा इसके बिल्कुल अपोजिट है। वो आपको व्यवहारिक ज्ञान देती है। शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि आपको भगत सिंह के बारे में सिखाती है, राजगुरु सुखदेव के बारे में सिखाती है, आपको महाराणा प्रताप के बारे में सिखाती है, रानी लक्ष्मीबाई ने क्यों लड़ाई की अंग्रेज़ों से, बच्चे को कमर में क्यों बांधा वो सिखाती है। आपको ये बताती है कि हर परिस्थिति में लड़ने का एटीट्यूड होना चाहिए, हारना नहीं है, थकना नहीं है। वो कभी स्कूल नहीं सिखाता। कभी स्कूल में ये नहीं बताया जाता कि माँ बाप की एक्चुअली इज्जत क्यों करनी है, जो हमारे गुरुकुल में सिखाया जाता है। हमें गुरुकुल में पढ़ाया जाता था भजन और मंत्र के थ्रू। हमें बोला जाता था कि लाइन थी, हर बात को तुम भूलो भले, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। कहते हैं कि गुरुजी बताते थे कि माँ आपको भले ही याद ना हो, लेकिन जब आप छोटे थे और आप टॉयलेट कर देते थे तो माँ सोती थी गीले में और आपको सूखे में रखती थी। ये माँ ने किया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी और बड़ी हो गई है। जब वो माँ बूढ़ी हो जाएगी तो आप उनको इतना टेक केयर करना। हमें गुरुकुल में सिखाया, स्कूल में नहीं सिखाते। तो लाइन क्या थी, गीले में सदा वो सोई है, सूखे में तुझको सुलाया है, बाहों का बना करके झूला तुझे दिन और रात झुलाया है, ऐसे पावन लोगों के दिल को पत्थर बनकर मत तोड़ना। तो हमें तो ये सब सिखा दिया। स्कूल में कहाँ इस पे बात हो रही है। और स्कूल में टॉप करने वाला बच्चा भी सुसाइड कर ले रहा है। अगर कुछ उल्टा सीधा उसको बोल दिया गया या डांट दिया गया, फटकार दिया गया, क्लास में पनिशमेंट दे दी गई, तो स्कूल में ही, घर भी जाने की जरूरत नहीं है, स्कूल में ही छत से वो कूद भी जाता है। इतना खोखला बनाया हुआ है। स्कूल में कुछ ऐसे नियम है, कई लोग इसके खिलाफ बोलेंगे, कई लोग इस वीडियो में, इस रील में आकर के ये बोलेंगे कि ये तरीका सही नहीं है। जैसे बच्चों को पीटना डांटना साफ मना हो गया। हमें तो गुरुकुल में पीट दिया जाता था बढ़िया। आज हम उन गुरुजी की बहुत इज्जत भी करते हैं। शायद मारा पीटा ठोका पीटा नहीं जाता ना, तो हम आकार में नहीं आते। और आज बच्चे इतने वीक हो गए कि अगर इनको डांट दो तो या तो ये टीचर को पिटवा देंगे या ये फांसी लगा लेंगे। तो जो गुरुकुल की प्रणाली है, स्कूल की प्रणाली है, कमज़ोर कर दिया गया है एक्चुअली। और आप देखो ना, आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, आपको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है स्कूल में आज भी, क्या एक्चुअली आज उसकी नीड है। गूगल पे आप डालते हो सब मिल जाता है ना, कैलकुलेटर आप निकालते हो सब मिल जाता है ना। तो आपको पढ़ाया क्या जा रहा है 20 साल। और गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली NCERT का बुक है, पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर सिखाया जाता है, इंग्लिश बुलवाई जाती है, संस्कृत सिखाया जाता है। इसके अलावा व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। किताबी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान में फ़र्क है, और वो गुरुकुल बखूबी समझता है। आई डोंट नो कि आज का गुरुकुल कैसे चल रहा है। मैं मेरे गुरुकुल की बात कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ाई की। आप इस पे जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको क्या बोलना चाहोगे कि वो अपने घर में ही गुरुकुल ना भेजे, स्कूल ही जा रहा है बच्चा, पर ऐसे क्या शिक्षा दे जिससे बच्चा आने वाले टाइम में अपनी परिस्थितियों से लड़े भी, सुसाइड जैसे उसके ख्याल ना आए और वो अपने जीवन में आगे बढ़े। तो इस पर क्या आप पेरेंट्स को बोलना चाहोगे? देखिए, जितने भी माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों को किसी कंपटीशन, किसी दलदल में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। जैसे एक मछली को रोड पे दौड़ा तो नहीं सकते, और घोड़े को पानी में तैरा भी नहीं सकते। सबकी अपनी वैल्यू है ना। जो मछली कर सकते हैं वो घोड़ा नहीं कर सकता, लेकिन जो घोड़ा कर सकता है वो मछली के बस की बात नहीं है। सूरज का उगने का समय अलग है, चांद का अलग है। मे भी हो सकता है कि आपका बच्चा क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हो, लेकिन आप उसको कह रहे हो नहीं पढ़ाई कर, क्यों, मौसी का बेटा टॉप कर गया है ना, ये सब छोड़ पढ़ाई पे ध्यान दे। तो आप एक अच्छे खासे टैलेंट को जो वर्ल्ड वाइड टॉप कर सकता है, आप उस टैलेंट को मार दे रहे हो। और आप सिर्फ अपने बच्चे को किल नहीं कर रहे हो, आप यूनिवर्स को देने वाला कोई ऐसा इंसान आने वाला था जिसको आपने शुरू होने से पहले ख़त्म कर दिया है। और ये मेरे केस में भी तो हुआ है ना, ये मैंने ही तो देखा है ना। मेरे को क्या बोला जब मैंने हैंड स्टैंड सीखा, ये सब छोड़ पढ़ाई कर। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप को ये बोला गया कि ये जोकर बनेगा। मेरे माँ बाप को ये लगता था या तो ये संन्यास ले लेगा, या फिर मेरे माँ बाप को ये लगता था कि इनका मौसी का लड़का अभी पढ़ रहा है। उस जेड किंग में उस समय पढ़ते थे भैया मेरे मौसी के लड़के, और अच्छा पढ़ रहे थे, और आजकल तो वो पढ़ाते भी हैं। तो मेरी माँ को लगता था तो इनकी तरह पढ़ाई कर, इनको सरकारी जॉब आ रही है, ये करते नहीं है, छोड़ के बैठे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई कर। तो जो कंपटीशन भाव है ना, उसको एटलीस्ट छोड़ दो और बच्चे को देखो कि क्या ऐसा बच्चे में अलग है जो दूसरों से उसको बिल्कुल अलग बनाता है। मे भी हो सकता है कि आपका बेटा विराट कोहली जैसे गट्स रखता हो,
मे भी हो सकता है कि आपका बेटा आर्नोल्ड या रोनाल्डो बन सकता हो, मे भी ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर प्रभु ने कुछ अलग ही एनर्जी भर रखी हो, लेकिन आप कहोगे तो चुपचाप बैठ जा और पढ़ाई कर। सर्वाइकल उसको करवा दिया, बैक पेन उसको करा दिया, चश्मा उसको चढ़वा दिया। अब आप कहोगे तुझको पैदा करके हमने गलती कर दी, तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया। जो वो कर सकता था उसको करने आपने दिया नहीं। मछली को आपने निकाला पानी से और रोड पे छोड़ दिया घोड़े के बीच में, चल भाई दौड़ लगा। वो मछली फड़फड़ा के मर गई। अब आप मछली को कह रहे हो देख ली तेरी औकात, पता चल गया किसी लायक नहीं है तू। तो जो वो कर सकता है अगर आपने करवा दिया, अब ये कहोगे कैसे पता करें, तो ऐसे तो बहुत सारे अब आ गए ना, फिंगरप्रिंट लगा करके बता देते हैं ना कि माइंड कैसा काम करता है हमारा। तो अच्छी बात है, ऐसे किसी भी अपने फील्ड के धुरंधर को पकड़ लो, उसको दिखा लो, उससे पूछ लो, बात कर लो। ये देखो कि बच्चे का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किस में है। मैं भी हो सकता है मनमोहन बोलता बहुत अच्छा है लेकिन भारी सामान नहीं उठा सकता, तो अगर भारी सामान उठाने वाला काम दे दोगे तो मैं सबसे पीछे खड़ा मिलूँगा। क्यों, मेरे से भारी सामान ही उठाना है, मेरे से कुछ अच्छा बुलवा लो, मेरे से योग क्लास करवा लो, मेरे से दिमाग की बात करवा लो, मेरे से फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं उस पर बात करा लो। मेरे से भारी सामान, भैया से भारी सामान उठ जाता है। तो जब भैया सही हैं तो भैया को बुला लो, जब मैं सही हूँ तो मुझे बुला लो। पार्टीशन करना पड़ेगा कि हम किससे क्या करवा रहे हैं। अब साइकिल चलाने वाले से एम्बुलेंस चलवानी है क्या आपको, शायद चला ही नहीं पाएगा, पेशेंट भी मर जाएगा जो उसमें बैठा है। और जो एम्बुलेंस अच्छी चला सकता है उसको आप रेडी पे फल बिकवा दो, करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। मीन्स अगर मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में बोलूँ ना, एक अच्छी क्वालिटी का बीज अगर फर्श पे गिर दोगे तो वो कभी भी उगेगा नहीं। और अगर एक काणे बीज को लगभग उसके उपजाऊ की, उसके पनपने की लगभग ख़त्म हो गई हो सीमा और लगभग ये डेड हो गया हो, उसको भी अगर उपजाऊ ज़मीन में डाल दोगे ना तो चांसेस बढ़ जाएंगे उसके उगने के। सेम अगर बच्चे को सही डायरेक्शन, सही प्लेटफॉर्म, सही एक पॉइंट दे दिया और ऐसी ज़मीन दे दी जहाँ पे वो फलित हो सकता है, तो जीवन भर आपको कमा के खिला सकता है, पाल सकता है और देश दुनिया में नाम कर सकता है। और अगर आज भी सिर्फ यही है कि तू पढ़ाई कर, जैसे आज भी कईयों को मैंने देखा यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए मना करते हैं। यूट्यूब से कई बच्चे बन भी तो गए ना। आप अच्छा क्यों नहीं देख सकते? यूट्यूब चलाने के लिए जो मना किया जाता है, मैं मानता हूँ ठीक है गंद उस पर पड़ा है, लेकिन कुछ अच्छा भी तो पड़ा है ना। बहुत सारे ऐसे नाम है जो फ्री में बहुत कुछ अच्छा दे रहे हैं ना, तो आप खुद भी और बच्चों को वो अच्छा सिखा दो। अगर कुछ कर ही सकते हो तो गलत रोकने से अच्छा है कि अच्छा सिखा दो। अच्छा सिखा दोगे तो गलत खुद भी रुक जाएगा। सर ये तो हो गई पेरेंट्स की बात कि पेरेंट्स को समझना है, पर एक और चीज़ कि आजकल हमने देखे हैं बड़े बड़े बच्चे भी होते हैं पर वो इतने मैच्योर नहीं होते, या फिर कुछ भी बोल लो, पेरेंटिंग में कमी है या माहौल नहीं मिला उस तरीके का। वो अपने मम्मी पे चिल्ला रहे हैं, अपने पापा पे चिल्ला रहे हैं, दादी है दादा है उनकी इज़्ज़त नहीं है, कोई भी आ रहा है घर में उसकी इज़्ज़त नहीं है, सिर्फ अपनी चलानी है उनको, पूरे टाइम फ़ोन में लगे रहना है उनको। तो इस पे पेरेंट्स कैसे काबू करें और उनको क्या मार्गदर्शन अपने बच्चों को देना चाहिए? ऐसी कौन सी स्टोरी सुनानी चाहिए कि जिससे वो थोड़ा मेंटली डेवलप हो और अपने मम्मी के प्रति, अपने बड़ों के प्रति सद्भाव आए? देखो पहले ये जानना पड़ेगा उस बच्चे की एज कितनी है। अगर आजकल तो 15-15 साल के भी बच्चे नहीं सुन रहे पेरेंट्स की। वही चीज़ क्लियर करता हूँ। अगर बच्चे की एज ऐसी है कि मम्मी पापा के जूते चप्पल बच्चे के पैर में आने लग गए तो आप गलती कर चुके हो ऑलरेडी, अब नहीं हो पाता कुछ। खाना बनने के बाद अधिक नमक पड़ गया है, खाना जल गया है, चाय जल गई है, अब आप उसी चाय को सुधारने की कोशिश करोगे तो ये बेवकूफ़ी, अब नहीं हो सकता कुछ। सीधी सीधी बात है ये। लेकिन हमने बाल सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी है कि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो माँ को क्या देखना, क्या सुनना, क्या बोलना है। हवन में बैठना है, देशभक्ति भजन सुनने हैं, गाने सुनने हैं, देशभक्ति मूवी देखनी है, अच्छे लोगों में बैठना है, अच्छे आचरण करने हैं, अच्छा व्यवहार रखना है। जब बच्चा पेट में है, जब बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है, तो किस से किस एज तक बच्चे को खूब टेक केयर करना है, पालना पोसना है। जब वो कच्चा गड़ा है कैसे उसको समेटना है, सजोना है। इसके अलावा जब बच्चा थोड़ा सा समझदार होना शुरू होता है या 4 साल 5 साल का होता है, सही गलत चोट लगना, अच्छा बुरा उसको पता लगने लगता है, तो बच्चे को कैसे आँख से डरा करके उसको मॉडिफाई करना चाहिए इस डायरेक्शन में कि वो बच्चा इन फ्यूचर बहुत अच्छा कर जाए। जब वो बच्चा 8 साल 9 साल 10 साल का हो जाता है, लाइक पिटने लायक हो जाता है, तो पेरेंट्स कब उसको एक थप्पड़ लगा करके ये बोल सकते हैं कि बेटा ये तरीका जो है ना ये बिल्कुल गलत है और ये देख ये करना होता है। जब वो 12 साल 13 साल 14 साल का हो जाता है तो उस बच्चे का हाथ पकड़ के हक से मार्केट में जा कर के ये बोला जा सकता है, देख बेटा ऐसे इंसान को कभी दान नहीं देना,
और वो देख रहा है, वो अंकल जी उनका एक पैर नहीं है, और वो देख आज भी सामान बेच रहे हैं ना। बेटा ऐसे लोगों से सामान फ्री में भी ऐसे, लाइक आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन आपने ले लिया, ख़रीद लिया, तो ऐसे लोगों को 5 रुपये एक्स्ट्रा, ये व्यवहारिक ज्ञान है। और जब ये आप देना शुरू करते हो ना, ये संस्कार बच्चे में इन बिल्ड करते हो ना, तो उसके बाद जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो यही संस्कार आप पे काम आते हैं। तब जब वो बच्चा दूसरों को इज्जत दे रहा है, तब जब वो बच्चा किसी के घुटना फूटने पे भाग के जाता है और पकड़ता है, अंकल जी कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, अच्छा भाई सुनना, एक काम करना, इधर आना, एक बैंडेज लेके आना। अगर वो ये कर रहा है किसी तीसरे इंसान को जिसको वो जानता नहीं है, तो अपने माँ बाप का गला तो कभी रेतेगा ही नहीं ना। पूरी कहानी घूम फिर के आ जाती है उन माँ बाप पे जिन लोगों ने शायद करियर बनाने के चक्कर में खुद का इन बच्चों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर वो बच्चा कच्चा घड़ा है तो उसको आकार दिया जा सकता है, लेकिन अगर उस बच्चे ने आकार ले लिया है तो उस घड़े को फोड़ने के अलावा कोई तरीका नहीं है। मीन्स या तो वो आपको मार देगा, या आप उसको मरवा दोगे, या फिर कुछ भी नहीं करोगे तो ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगी। ना वो आपकी सुनेगा ना आप उसकी सुनोगे। और जिस दिन वो इंसान पर्टिकुलर, जो लड़का है या लड़की, किसी तीसरे के हाथ में जाएगा, उसके बाद तो वैसे भी सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा। जैसे कि आज तक हम सुनते आ रहे हैं, किसी ने माँ बाप को छत से फेंक दिया, किसी ने बच्चे को मरवा दिया, किसी ने बाहर ही किडनैप करवा दिया, किसी ने बाहर ही एक्सीडेंट करवा दिया। ये परवरिश का प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस समय हम लोग करियर बनाने में बिजी थे, उस समय वो बच्चा किसी ऐसे बंदे से ट्रेनिंग ले रहा था जिसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही वो आप पे अटैक करने वाला था। तो आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? वो प्रॉब्लम भी आप ही का है। मैंने जैसे बोला ना कि हर बात को तुम भूलो, माँ बाप को मत भूलना, ऐसे भजन हमें गवाते थे, तो साथ में ये भी गवाते थे माँ बाप कैसे होने चाहिए वो भी बताते थे। बच्चा कैसा होना चाहिए तो बता दिया कि माँ बाप बहुत लाइक रिस्पेक्ट देने लायक हैं, भगवान का रूप हैं, इनकी इज्जत करो, ये तो बच्चों को सिखा दिया। माँ बाप को क्या सिखाया कि ये लाइन थी, बच्चा पैदा तो जग में हर एक जानवर करता है, खाता पीता सोता जागता डरता जीता मरता है, यूं जन्म लजाने वालों औलाद बनाना सीख लो। माँ बाप कहाने वाले औलाद बनाना सीख लो कि तुम अपने पे भी काम करो। बच्चों को तो बता दिया कि माँ बाप भगवान का रूप है, तुम्हारा क्या करेंगे? तुम तो भगवान जैसे लक्षण ही नहीं रख रहे ना। तुम स्मोक कर रहे हो, तुम ड्रिंक कर रहे हो, बच्चे के सामने लड़ाई कर रहे हो, तुम बच्चों को बदतमीजी से बात कर रहे हो, बच्चों को हर एक चीज़ पे बॉन्ड कर रहे हो इस तरीके से जैसे तुम्हारा कब्जा है उनके ऊपर। वो एक ना एक दिन तो फटेगा ही, और जब फटेगा तो सीधा डिसरिस्पेक्ट होगी। तो दोनों तरफ संभालना पड़ेगा। सर मैंने ये भी सुना है कि आप गुरुकुल में भजन गाते थे। तो मैं दिली ख्वाहिश है मेरी कि आप एक भजन गाओ। मेरे को जो सबसे ज़्यादा पसंद है ना, कि मैं कई बार बोल भी चुका हूँ कि मेरे पास जो भी है ना, जो भी मेरे पास हो पा रहा है अभी, ये पहनने में भी सक्षम हो पा रहा हूँ, तो ठीक है। मेरी वाइफ का रोल है, मेरी माँ का रोल है, गुरुकुल का रोल है, गुरुओं का रोल है, योग का रोल है, उस समय का रोल है जो 2015 में योग दिवस के नाम से आया। लेकिन इन सब से ऊपर उस परमात्मा का रोल है जिसने ये सब कुछ रच दिया। नहीं तो मेरी क्या ही औकात है कि मैं किसी स्टूडियो में बैठ जाऊं। तो मैं हमेशा कहता भी हूं, इस भजन को सुना भी है सैकड़ों लाखों करोड़ों लोगों ने, ठीक है, लेकिन हमने गुरुकुल में ही सीखा था, ये यूट्यूब पे आके नहीं सीखा। कि वो लाइन ऐसी है, सूरज बनाया तूने चंदा, बनाया तूने तारों को रोशनी दी, नभ को सजाया तूने, सब कुछ बनाया तूने, कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। तो इसमें ये लाइन है कि सुना है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। फिर कभी कभी क्या होता है ना कि हम मेहनत में इतना बिजी हो जाते हैं कि खुद ही को डाउट हो जाता है कि हम भगवान को याद कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसमें है कि हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नज़र है, तू ही है मेरा मालिक, एक तू ही सहारा है, राज़ी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। अभी तो मेरा गला ख़राब है और बहुत धीरे धीरे बात करते तो आवाज़ बैठी हुई है। वैसे मैं ठीक ठाक गा लेता हूँ। नहीं, आप बहुत अच्छा गाते हो।
और मैं जब भी परेशान होती हूँ तो मैं यही गाना आपसे सुनती भी हूँ। राइट। सर अब आते हैं योग पर। आपने योग से लाखों लोगों के जीवन को चेंज किया है, ये मैंने खुद से भी देखा है सामने से। आपको कोई ऐसा कभी कोई ऐसा मेडिकल इशू आया जिससे आपको लगा हो कि अरे ये तो ठीक ही नहीं हो सकता, बट आपने उसको बोला हो कि हाँ तुम ठीक हो जाओगे? हाँ, हुआ ना ऐसा। मेरे पास कोविड में जो केस आया था वो पड़ोस के अंकल जी का, जिनको कैंसर था, तो उनका कैंसर पूरा फैल चुका था। मुझे ये डे 1 पता था कि ये ठीक ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन जब मेरे को ये पता चला कि डॉक्टर ने बोल दिया इनके पास में 1.5 महीना है, तो मेरे को ये था कि ट्राई करते हैं। और मैंने उनको ये कभी नहीं बोला कि ट्राई करते हैं। मैंने कहा आप टेंशन मत लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। रीज़न ये नहीं था कि मैं झूठी सांत्वना देना चाहता था, रीज़न ये था कि मुझे कोशिश करनी थी कि क्या एक ऐसे एंड पे जा कर के भी कुछ किया जा सकता है जहाँ लगभग पूरा शरीर उनका जर्जर हो गया था। आप भी गए थे मेरे साथ में देखने के लिए, तो उठ के बैठने लायक भी वो थे नहीं। उनके बच्चे ने तकिया वगैरह लगा के बिठाया था। मेरे को डे 1 ही आभास तो था, बट मन में एक आस भी थी कि नहीं ठीक हो जाएंगे यार, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। हालांकि वो बचे भी नहीं, लेकिन ये सही है कि 1.5 महीने का जो उनको टाइम दिया था वो 3.5 महीने के आसपास गया। और जो उनको डेली पानी बन जाता था पेट में, वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि डेली उनको हर दूसरे दिन कट लगवाना पड़ रहा था, पानी निकलवाना पड़ रहा था, तो चौथे 5वें दिन पे शिफ्ट हो गया। प्लस वो जो इंसान बिल्कुल बेड पे पड़ा था, तकिए की सपोर्ट लगा के लिटाया हुआ था, बाद में आपको याद भी है कि उन्होंने झाड़ू लगा करके मैट बिछा के ज़मीन पे बैठ करके योग करना शुरू किया। तो ये तो मुझे प्राउड होता है कि योग ऐसे मरते हुए इंसान को भी ठीक करने की ताकत रखता है। बट वो पता है कि लगभग सब खत्म हो गया था, उसके बाद में उन पर काम करना शुरू किया गया। मैं इस केस स्टडी से एक चीज़ और कहूँगा कि मैंने उनको देखा था जब मैंने उनको योगा कराना शुरू किया, उससे कई दिन पहले, कि उनकी स्थिति ख़राब है। 6 फीट का आदमी अचानक से पतला कैसे हो गया। मैं गाड़ी पार्क कर रहा था, मैंने पूछा भी था कि मामा जी ठीक हो आप? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कोई दिक्कत, तबीयत ठीक है? कहते हैं हाँ। अगर उसी दिन उन्होंने ये बोला होता ना कि बेटा मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो ये पक्की बात है कि वो इंसान जीवित होता और स्वस्थ होता। लेकिन जब सब रास्ते बंद हो गए, एम्स ने मना कर दिया, तो उनकी वाइफ रोते हुए आकर के ये कहती है कि भैया कुछ हो सकता है क्या? काश 2 महीने पहले बोल दिया होता तो शायद उस पर काम किया जा सकता था। और ऐसे तो बड़े केसेस हैं जो 3-3 महीने पहले आए कि 3 ही महीने बोला है डॉक्टर ने और उसके बाद में कुछ बचेगा नहीं, तो वो ठीक भी तो हो गए। लेकिन ऐसा नहीं चलता है कि आपको कति बोला है कि आज शाम तक लास्ट डेट है और आज आप कहो कि नहीं योगा करना है। तो योग की भी एक लिमिटेशन है। अगर आप करने में सक्षम हो और आप ठीक हो सकते हो तो डेफिनेटली योग काम करता है। अगर आप बिल्कुल ही जर्जर हो गए हो और अब आप चाहते हो कि उस घर को जो बिल्कुल जर्जर हो चुका है उस पर हथौड़े मार करके उसको रिपेयर करना है, तो जो जर्जर हुआ है वो भी गिरेगा ही गिरेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको सही समय पे अगर योग करना शुरू करते हो तो फ़ायदा होगा ही होगा। अदरवाइज़ ठीक है, लोग करें ना करें वो उनकी चॉइस है। सही समय को लोग ऐसे लेते हैं कि जब बीमारी हो जाए तब, या फिर जब बीमारी नहीं है तभी? देखो 3 हिस्से में बांटते हैं। अगर माँ पेट से है तो बच्चा पैदा होने से पहले वो योग शुरू करे, बच्चा उनका स्वस्थ पैदा होगा। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, उसको कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, टॉप करना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, यूपीएससी क्रैक करना है वगैरह वगैरह, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो उसको योगा इसलिए करना है कि फ़ोकस उसका बहुत अच्छा रहे। अगर वो स्वस्थ रहना चाहता है और तरक्की करना चाहता है तो उसका फोकस बहुत अच्छा रहे, मेंटली बहुत प्रिपेयर रहे, सुसाइड जैसे थॉट्स फालतू के उसके दिमाग में ना आए। इसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है, जब वो ऑफिस जाने लगता है, जब वो काम करने लगता है, जब वो धीरे धीरे बीमारी के कुचक्र में फंस जाता है, जब वो धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है और बीमारी में दवाई खाने के साथ साथ वो चला जाता है, तो ऐसे टाइम पीरियड पे उसको योग करना है स्वस्थ होने के लिए। तो एक, पैदा होने से पहले से ही शुरू किया जा सकता है। दूसरा, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ही योग किया जा सकता है। तीसरा, अगर आप बीमार हो गए हो किसी बीमारी की वजह से, आपकी मेडिसिन चल रही है, तो योग को एज अ थेरेपी किया जा सकता है कि बीमारी से बाहर भी आ जाओ और आप स्वस्थ जीवन जी भी सकें। तो सही समय सारे हैं, जब इंसान जग जाए वो सही समय है। सर आपने ये वेट लॉस चैलेंज निकाला, पहले 45 वेट लॉस चैलेंज, फिर उसको आपने 30 में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद आपने 7 में कन्वर्ट कर दिया और अब उसको 5 में कन्वर्ट कर दिया। तो इस सब के पीछे मैं आपका माइंडसेट जानना चाहती हूँ कि क्या इसके पीछे का माइंडसेट था? आपको 100% ऐसे योग पर विश्वास था या खुद पे कि रिजल्ट आएगा ही आएगा? देखो ये 45 डेज़ का तो आपको पता ही है कि ये आपकी प्लानिंग थी कि 45 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज रखते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो
शायद इन फ्यूचर बहुत बड़ा कर सकता है। तो हमने सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 किए। बट मेरा बोलना मैंने बोल दिया, पर इसके पीछे का माइंडसेट आपका है और आपने कराया, आपको रिजल्ट, ऐसा कभी डाउट नहीं हुआ या खुद के दिमाग में नहीं कि अगर रिजल्ट नहीं आया तो? हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ। तो पहली जो नींव पड़ी, पहला जो पत्थर पड़ा वो आपने डाला कि 45 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज निकालो योगी, चाहे 2 घंटे कराने पड़े, लेकिन आप इतने लोगों को रिजल्ट देते हो। ऐसे में काउंट होना शुरू हो जाएगा और मोटिवेशन बहुत रहेगा, लोग मेहनत बहुत करेंगे क्योंकि टाइम टारगेट सेट हो जाएगा। तो ये जब आपने बोला और उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया, प्रभु ने मेरे को उसमें समर्थन दिया। सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3, ये 3 सीज़न ऐसे थे जिसमें शुरू में मैंने वैसे स्वस्थ लोगों को लेकिन मोटे लोगों को कराया, वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। सीज़न 2 में मैंने कहा स्वस्थ बीमार जो भी है आ जाओ, मैं करा लूँगा, तो वहाँ से और कॉन्फिडेंस मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया। सीज़न 3 में मैंने कहा जो भी बीमारी है, बीमारी के साथ में आओ मैं, क्योंकि वो मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे को ट्रायल बेस पे रखना था, वो मेरे को अपने एक्सपीरियंस को मल्टीप्लाई करना था, जिसके लिए मुझे लोग चाहिए थे और वो मेरे साथ हो भी रहा था। तो आपने अपने एक्सपीरियंस के लिए ले लिया, अदरवाइज नहीं आता तो? नहीं आता मतलब क्या? रिजल्ट नहीं आता? रिजल्ट नहीं आता? नहीं, रिजल्ट तो आएगा ही ना भाई। एक बात बताओ, खाना खाओगे तो भूख नहीं मिटेगी, मिटेगी। पानी पियोगे तो प्यास बुझेगी। तो आपको उन पे क्या ट्रस्ट था? नहीं, मेरे को क्योंकि मैंने देखे 3rd वाले वेट लॉस चैलेंज में जो थे, किसी का नी रिप्लेस हुआ डिसलोकेट हो रखा था। हाँ। और एक मैम का था कि उनका नी काम ही नहीं करता, पैरों में दर्द था बहुत ज़्यादा, और एक को ब्रेन में ब्लड फ्लो नहीं था। हाँ, तो ऐसे लोगों को आपने क्यों चूज कर लिया? क्या उन पे आपको बहुत ट्रस्ट था? नहीं, मेरे को उन पे ट्रस्ट नहीं था और मेरे को कभी भी किसी स्टूडेंट पे ट्रस्ट नहीं होता है। मैं हमेशा ये बोलता भी हूँ कि देखो अगर उन्होंने ये किया तो आप इतने दिन में इनको ठीक देख लोगे। मैं अगर इसलिए लगा देता हूँ कि मुझ पे तो ट्रस्ट है, उन पे नहीं है। 10 दिन में फ़ायदा होगा, 11वें दिन ये गायब हो जाएंगे, 30वें दिन लोग मेरे से पूछेंगे तुम कह रहे थे 1 महीने में उनको फ़ायदा हो जाएगा, वो कहाँ गए? अगर उन्होंने किया 30 दिन, इसलिए मैं बोलता हूँ अगर उन्होंने किया कि वो 10 दिन बाद चलेगा तो मैं चौड़े में बोल सकता हूँ ना, 10 दिन में छोड़ दिया मैं क्या करूँ? तो मैं अपने ऊपर लेता ही नहीं हूँ। अगर आपकी इच्छा है, फिर बोल रहा हूँ, अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, अगर जैसा बोलता हूँ वैसा करने को आप तैयार हो, तो मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। मुझ पे और योग पे बहुत विश्वास है। लेकिन अगर आप मेरे साथ चले नहीं ना, तो योग और मैं तो आया ही नहीं ना फिर आपके बीच में, क्योंकि आपने हमें तो एंटर करने दिया ही नहीं, और जब हम है ही नहीं तो हम गारंटी किस बात की लेंगे? तो मेरे को ये नहीं देखना होता कि मैं किसको कराऊँ और किसको ना कराऊँ। मैं सबको करा सकता हूँ और मैं कराता हूँ। प्रभु मेरा साथ भी देता है, जिस कारण से आज तक मेरे सेंटर में कभी भी किसी को मिसहैपनिंग नहीं हुई। फ़ायदा लेकिन सबको हुआ है। किन लोगों को फ़ायदा नहीं होता है वो भी आप जानते हो। मैं हमेशा कहता हूँ 100% रिजल्ट गारंटी, लेकिन 1% लोग जिनको फ़ायदा नहीं होता, जिनको करना ही नहीं है, जिनकी इच्छा शक्ति ही नहीं है, जिनको घर वाले पुश करके बोलते हैं तू जा, मैं तेरी फीस भरूंगी, तू योगा कर, ऐसे लोग नहीं हो पाते ठीक, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। नहीं तो आप मेरे पे कोई भी केस ला सकते हो, आपको पता ही है। शुगर, बीपी, थायराइड, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, अर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, एक्जिमा, पैरालिसिस, सोराइसिस, ट्यूमर, कैंसर, जब तक मेरे पे भीड़ नहीं थी, मैंने मरते हुए इंसान को भी 3-3 घंटे लगा करके मेहनत करा के ठीक किया है। अब तो ठीक है, काम बट गया है, स्टाफ बड़ा हो गया है, जिम्मेदारी बड़ी हो गई है, तो आजकल हम सबको बुला नहीं पाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हम लोगों का काम एक्सपेंड हो गया है। तो अब क्या कर रहे हैं, जिन लोगों को हम बुला नहीं पा रहे और करा नहीं पा रहे, उनको वीडियो दे करके बोल रहे हैं आप ये कीजिए, 1 महीने में हमें कॉल करके बताइएगा। और जिनको हम करा पा रहे हैं उनको तो ज्वाइन करके करा ही रहे। और एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहूँगा कि मेरा माइंडसेट ना बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमेशा से है कि अगर जिसने मेरी बात मान ली, जिसने मेरे कहे अनुसार कर लिया, उसको मैं रिज़ल्ट दे दूँगा, ये मुझे पता है। जैसे आप देख लो, हम लोग याद है, हम लोग वेट लॉस चैलेंज में गए थे और हम एक्टिविटी कर रहे थे, तो मेरा सर लग गया था लोहे में और पूरा कट गया था यहाँ से। उसके बाद अगले दिन फिर से मैं वहाँ पहुँचा हुआ था, यहाँ पे बैंडेज लगा करके। मैंने उसी एनर्जी के साथ में योग भी कराया और गेम्स भी हमने खेले। तो मुझे ये लगता है, अभी जैसे बीच में ऐसा हो गया था, हम लोग काम करवा के एग्जॉस्ट हो गए थे। उस रात में 103 करीब फीवर मेरे को था पूरी रात। सुबह 4 बजे के आसपास में आपने पट्टी दी और फीवर उतरा भी। सुबह 6 बजे उसी एनर्जी के साथ मैं क्लास करा के आ गया। तो मेरा जो माइंडसेट है, मेरा जो संकल्प है, जिसमें कोई विकल्प नहीं है, उसमें तो मैं झोंक सकता हूँ, उसमें तो मैं मतलब अपनी किसी भी लिमिटेशन को क्रॉस कर सकता हूँ। लेकिन अगर करने वाला नहीं है तो मैं 1 माइक्रो सेकंड उस पर वेस्ट भी नहीं करता हूँ। ये करने नहीं वाले पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी मैंने आपका एक एटीट्यूड ये भी देखा है। लोग बोलते हैं कि आप बहुत गुस्से वाले हो और एटीट्यूड सर का बहुत ज़्यादा है। उस पर मैं सर के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगी कि
आपके पास दिया हुआ पैसा भी आप लोगों का रिफंड कर देते हो कि भाई ले जा, मैं तुझे नहीं करा सकता। हाँ। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ऐसे 3-4 कस्टमर भी या 5 कस्टमर भी ऐसे चले जाएंगे, बेसिकली कस्टमर ही हुए हो आपके, हाँ। उसी से आपका सेंटर चल रहा है, मेन रोड का रेंट निकल रहा है, बिजली बिल हो गया, आपको बाकी चीज़ें भी हैंडल करनी होती है, तो आपको कभी ये नहीं लगा कि मैं इसको वापस भेज रहा हूँ ये बोल के कि तुम नहीं कर रहे हो, तुम ज़बरदस्ती आए हुए हो तो मैं नहीं करवा सकता? तो आपको कभी डर नहीं लगा कि ऐसे भेजता जाऊंगा मेरे कस्टमर कटते जाएंगे? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे करियर की स्टार्टिंग में जिस समय पैसे की मुझे बहुत जरूरत थी, मैं एक क्लास रोहिणी कराता था, एक द्वारका कराता था, एक गुड़गांव कराता था। पूरा दिन निकल जाता था 3 क्लास कराने में। चौथी क्लास द्वारका में ही मिली, मेरे लिए बहुत ईजी था। मैं क्लास करा के, मतलब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन उन्होंने मेरे को पे किया और मैं क्लास करा के जस्ट शूज़ पहन के जा ही रहा था, तो उन्होंने बोला अब कहाँ जाएगा, अब कहाँ है तेरी क्लास? तो मैंने कहा गुड़गांव में। तो तू गुड़गांव जाएगा अब? मैंने कहा हाँ। मैं वहाँ से निकला, मैं थोड़ा आगे पहुँचा, द्वारका से कापा सेडा तक पहुँचा, समझो आप लगभग 15 मिनट की ड्राइव कर चुका था मैं वापस आया 15 मिनट पीछे, उनके घर गया, बेल बजाया, रूम खोला, मैंने उनको पैसा पकड़ा है। मैंने कहा सर सॉरी मैं करा नहीं पाऊँगा। कहते क्या हो गया भाई? मैंने कहा नहीं मैं करा ही नहीं पाऊँगा सर। क्या हो गया भाई बता तो सही। मैंने कहा सर आपकी 3 साल की बेटी है, उसको मैं कहता हूँ आप बैठ जाओ, आप सीधे बैठो, आप आँख बंद करो, मैं उसको आप कर रहा हूँ, आप मुझे तू तड़ाक कर रहे हो। तो मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, खास करके गुरु शिष्य परंपरा है ना योग में, गुरुकुल में, तो आप अपने गुरु को, अपने मेंटोर को, जो आपको जीवन दान देने आया वापस से, आप तो बीमार परेशान हो ना, उसको तू तड़ाक नहीं, अरे यार भाई मैं तो थोड़ा फॉर्मल। मैंने कहा सर मैं आपको करा ही नहीं पाऊँगा। मैंने उनको रिफ़ंड कर दिया उस समय जिस समय मुझे पैसे की ज़रूरत थी। तो मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा है, जो मेरी या मेरे योग की इज्जत नहीं करेगा, जो मेरे क्लास और अनुशासन का पालन नहीं करेगा, उसकी वजह से जो मेरा दिमाग ख़राब होगा, उस दिमाग ख़राब होने की वजह से जो सैकड़ों लोगों का नुकसान होगा, वो मेरे को करना ही नहीं है। तुम पैसा लौट जाओ, तुम्हारे चक्कर में मैं 100 लोगों का नुकसान नहीं कर सकता, तो इसलिए रिफ़ंड कर देता हूँ। और ये मेरा फ़ायदे का सौदा है, 5 को निकाल करके अगर 100 को फ़ायदा दे पा रहा हूँ तो ये 5 क्या ही है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप फ़ायदे के लिए काम करते मैं हैं? मेरे फ़ायदे के लिए काम करता हूँ एक्चुअली। आपके फ़ायदे के लिए या फिर फ़ायदे के लिए? पैसों का तो होता ही ये नहीं मेरा ही आपका। फ़ायदा है। अगर मेरे पास कोई आ रहा है और वो स्वस्थ हो रहा है और जाके चौड़े में बोल रहा है कि जयराम योगा से मैं ठीक हो गया, तो ये मेरा ही फ़ायदा है। जिस नाम को लेकर के मैं चला था ना, उस नाम के बढ़ते हुए ग्रोथ को देख करके जो मेरा मनोबल मजबूत हो रहा है ना, वो मैं इंडिविजुअली अपने बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि अगर कोई आया 3 महीने किया और 3 महीने कोई बैच में ऐसा बंदा था जिसने नेगेटिविटी फैलाई, उसकी वजह से पूरा बैच ख़राब हो गया, और कोई बाहर जाके बोलता है जयराम योगा हमने किया हमें तो फ़ायदा नहीं हुआ, तो मेरे माँ बाप का नाम ख़राब हो रहा है ना। मैं मेरे फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। सर अब हम ये ख़त्म करने की ओर हैं, तो आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जो हमारे साथ अभी ऑनलाइन लोग बहुत जुड़ रहे हैं, 4 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं आपके, तो उसमें भी कुछ लोग बहुत ही बीमार परेशान हैं जो आपको कॉल मैसेज करते हैं और आप उनको सजेशन भी देते हो। तो उनके लिए इस वीडियो के माध्यम से, जो बहुत ही बीमार हैं, बहुत ही परेशान हैं, जिनको हम ऑनलाइन नहीं करा सकते, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? कुछ ऐसे टिप्स दे दो जिससे वो ये वीडियो अगर देखें तो उसको फॉलो करें। उनको कॉल भी करते हैं, लगता है हम नहीं उठा पाते, तो उनके लिए कुछ। देखो इतना ही कहूँगा कि मैंने खुद को और मेरे जैसे सैकड़ों लोगों को बीमारी से निकाला है, तो मेरे पास एक ही रामबाण है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। और अनुलोम विलोम का संपूर्ण ज्ञान जो मैंने वीडियो डाला है, ट्रस्ट मी, अनुलोम विलोम संपूर्ण ज्ञान का जो वीडियो डाला है, अगर आप ईमानदारी दिखाते हो उस टेक्निक को, अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी है जिस वजह से हम ज्वाइन ही नहीं करा पा रहे और पास बुला नहीं सकते आपको क्योंकि हमारे पास रखने की व्यवस्था नहीं है, तो आप अपने घर में सुबह दोपहर शाम 1-1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटे शाम अनुलोम विलोम को कर लो। आप 1 महीने कर लो, सिर्फ 3 घंटे करना है पूरे दिन में। अगर आप बहुत बीमार हो, कम बीमार हो, कम परेशान हो, हम करा नहीं पा रहे, ग्रुप में हम रख नहीं सकते, तो आधा घंटा सुबह दोपहर शाम, लेकिन अनुलोम विलोम जैसा बताया जा रहा है वैसा आप कर लो। विश्वास मानो, मेडिसिन फ्री लाइफ जियोगे भी और बीमारी से मरोगे भी नहीं। इन लोगों के क्वेश्चन सर ये भी होते हैं कि क्या सिर्फ अनुलोम विलोम ही करें जिससे वो स्वस्थ और मजबूत हो सकते हैं, और अनुलोम विलोम क्या सभी के लिए है, कोई भी कर सकता है? अनुलोम विलोम सब लोग कर सकते हैं, और अनुलोम विलोम एक्चुअली अकेला ही पर्याप्त है किसी को भी किसी भी स्थिति में स्वस्थ करने के लिए। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अनुलोम विलोम की मेरी कोई फ्रेंचाइजी है। अनुलोम विलोम का कोई ऐसा मॉडल है जिसको मेरे को इन फ्यूचर बुक में बेचना है सिर्फ अनुलोम विलोम के नाम से। इसके पीछे कोई मकसद नहीं है, इसके पीछे सिर्फ एक प्यार है जो
मेरे को ठीक कर रहा है, वो प्यार जिसने सैकड़ों लोगों को जीवन दान दिया, वही प्यार अनुलोम विलोम का जो अगर आपने उससे निभा लिया तो आपको बीमारी से निकाल तो देगा, ये पक्की बात है। और सर जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन कि अभी आपने ये अपना योगा टीचर के लिए भी आपने बोला था, तो लोग आजकल सिर्फ पैसा देख के आ रहे हैं योग में कि पैसा हम कमाएंगे, बोलते हैं वो लोग कि हम सेवा लोगों की करनी है, सेवा हाँ, करनी हाँ, है। हाँ। बट मैं जिनके भी ये ख्याल भी आ रहा है, मैं उनके लिए एक बार ये चाहती हूँ कि आप उनको क्लियर करो कि योगा टीचर भी बनने के लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए आपका, क्या डेडिकेशन होना चाहिए, और ऐसे ही चलते फिरते दिमाग में आ गया कि हाँ योगा टीचर बनना है, वो सही है या नहीं? नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं है। मैंने एक बहुत पुराना, ईशा ने मेरा पॉडकास्ट किया था, तब मैंने ये कहा था, वो कहती थी अगर योग में कोई आना चाहता है आपको देख के, तो मैंने ये कहा था कि मेरे को देख के अगर आना चाहते हो तो बिल्कुल मत आओ, मनमोहन योगी बनना चाहते हो तो बिल्कुल मत आओ, अगर मनमोहन योगी जैसा कमाना चाहते हो तो बिल्कुल ही मत करो। क्योंकि मनमोहन योगी ने जो शौचालय साफ़ किया, मनमोहन योगी ने जो बोर्ड छपवाए, मनमोहन योगी ने जो पैम्पलेट घर घर जाके डाले, क्या कर सकते हो? उससे भी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो मनमोहन योगी का माइंडसेट है, जो मैंने पर्सनली खुद भी देखा है कि लोगों में लोगों को क्या दिखता है? पैसा। पर इनको पैसा नहीं दिखता, इनको सामने वाला इंसान दिखता है, और ये चाहते हैं कि हाँ लोग मेरे पास अगर जुड़ रहे हैं, बहुत विश्वास से जुड़ रहे हैं, तो वो स्वस्थ हो। ये तो है ही है। वो जो मैं कह रहा हूँ ना बैकएंड का, इसलिए मैंने कहा क्योंकि पीछे मेहनत खूब है, वो देखना नहीं कोई चाहता। कोई वॉशरूम साफ़ नहीं करेगा, कोई जाले नहीं उतारेगा, कोई झाड़ू नहीं लगाएगा, कोई पैम्पलेट नहीं डालेगा। प्लस अगर आपके पास में आ रहे हो तो एक्चुअली आपको उसके शरीर में पैसा दिख रहा है। अगर यही सब चलता रहेगा तो कभी भी विश्वास के साथ ना करा पाओगे, ना रिजल्ट दोगे, और ना करियर शुरू हो पाएगा। और अगर किसी के पास 2 4 5 7 10 लोग आ भी जाते हैं, करियर शुरू हो भी जाता है, तो योग से आप करोड़ों कमा सकते हो, लेकिन आप 10-20 हज़ार में फंस के रह जाओगे अगर माइंडसेट आपका लोगों को स्वस्थ करने वाला नहीं है। और अगर वास्तव में आप ये कहते हो नहीं नहीं सर मैं तो सेवा भाव के लिए आ रही हूँ, तो पहले भाई साहब अपने ऊपर कर लो काम, खुद को कर लो मजबूत, और योग से नाम पैसा इज्जत कमा लो। और जब खूब कमा लो ना तो योग को ही दान कर देना। लेकिन झूठी बात बोल करके कि मैं योग सेवा करने आ रही हूँ और ख़ुद का पेट साफ़ नहीं होता, तो फिर मत ही आओ। मतलब इन शॉर्ट कि अगर आपको योग में करियर बनाना है तो पहले आप अपने ऊपर काम कीजिए, और अपना माइंडसेट अपनी मजबूत हेल्थ पे कीजिए काम actually। कीजिए, अपने माइंडसेट पे काम कीजिए। कि बिल्कुल सही एक्चुअली सर। आपको करना क्या है। क्योंकि अगर आपको सच में देख करके ही आना है, क्योंकि अब योग का युग आ गया है, तो फिर मत आना, क्योंकि इसके पीछे की मेहनत बहुत है। और अगर आप तैयार हो करने के लिए तो ये भी सच्चाई है। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि जहाँ 5 साल 7 साल 10 साल लोग लगाते हैं IAS IPS UPSC की तैयारी में, या फिर डॉक्टरी करने में, या फिर इंजीनियरिंग करने में, उससे कम टाइम में उससे ज़्यादा सफलता योग में मिल सकती है, ये भी सच है। सर एक लास्ट क्वेश्चन कि लोग शुगर BP थायराइड इन सब को तो कोई बीमारी ही नहीं मानते, और आज भी आपका पॉडकास्ट इतना वायरल हो रहा है, लोग 4 लाख लोग जुड़ भी गए हैं आपके साथ, फिर भी लोग अपनी हेल्थ को लेकर के इग्नोर करते ही हैं। अभी भी क्या लोग करते ही हैं जब तक उनको बीमारी उनके शरीर में आ नहीं जाती। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो इतना ही कहूँगा कि मैं या मेरे जैसे सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो योग के माध्यम से दूसरों को स्वस्थ करने का प्रयास कर रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। तो जब एक ऐसा समय आ गया है जहाँ सब कुछ बहुत इजी हो गया, आसान हो गया है, घर बैठे आप खाना मंगा लेते हो, घर बैठे कैब आ जाती है, दुनिया भर की सारी एक्टिविटी आप घर बैठे आराम से कर लेते हो, तो वहाँ अगर खुद को समय नहीं दे रहे हो तो ये जितनी चीज़ भी आपने कमाई है ना, मान सम्मान पैसा रिश्तेदार, जिस दिन आपका शरीर ख़राब होगा ना उस दिन ये सब अपने आप ही छूट जाएगा। तो अगर इसके मोह माया में ही अपने ऊपर काम करना चाहते हो तो इसके मोह माया में ही कर लो, या फिर आप इसलिए स्वस्थ रहना चाहते हो कि आपको बीमारी से नहीं मरना, तो भी आप अच्छे से अपने ऊपर काम कर लो, लेकिन एटलीस्ट कर लो। क्योंकि इतनी इजी दुनिया होने के बाद इतनी बीमारी में फंस करके सड़ के अगर मर ही जा रहे हो तो फिर आपने पूरे जीवन किया ही क्या है। तो हमेशा कहता हूँ, फिर से बोल देता हूँ, जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, जब जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे। इस संकल्प में कोई विकल्प ना हो तो ये पॉडकास्ट और जीवन सफल हो जाएगा। धन्यवाद सर मुझे टाइम देने के लिए। आपके साथ बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आज समय की पाबंदी के कारण ये हम वीडियो को यहीं पे विराम देंगे, पर आने वाले टाइम में अगर लोगों की डिमांड रही तो फिर दोबारा ज़रूर बैठेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।